चलो चलो फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर ऑफ तुम्हारा एसएफएम। ठीक है, अभी देखो म्यूचुअल फंड के पहले बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद जो भी अंदर चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। पहले हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, कैसे मार्केट में आया, म्यूचुअल फंड नाम की चीज कैसे मार्केट में एग्जिस्ट हुई। ठीक है, तुमको ऐसा बैकग्राउंड पता रहेगा ना तो क्या होगा, तो तुम जब नया क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ गए तो तुमको पता है ना कि म्यूचुअल फंड क्या करता है क्या नहीं, तो तुम नया क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन कराने से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी देखो म्यूचुअल फंड के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मान लो कि चलो मिस्टर समझ लो, मिस्टर एक्स करके कोई एक पर्सन था। ठीक है, मिस्टर एक्स करके कोई एक पर्सन है। ठीक है, इसके पास ना स्टार्ट में ना समझ लो 2 लाख रुपया था। ठीक है, इसके पास ना ₹2 इसके हाथ में था, इसके हैंड में था। ठीक है, इसके कैश इन हैंड है। ठीक है, इसके हाथ में, मिस्टर एक्स के हाथ में 2 लाख रुपया था। ठीक है, अब इसने क्या किया मालूम है, इसने ना जाके ना ये 2 लाख रुपए ने जाके ना शेयर में लगा दिया। ठीक है, पूरे का पूरे पैसे ना शेयर्स में लगा दिए, शेयर्स में लगा दिए। शेयर्स में लगाना मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेना। तो ये 2 लाख रुपए में क्या किया इसने, डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट मतलब जहां से हम लोग बाय सेल करते हैं शेयर्स। ठीक है, तो इसने शेयर्स खरीद लिए, किसके किसके खरीदे, समझ लो 2 लाख रुपए में इसने टाटा के शेयर्स खरीदे। ठीक है, टाटा खरीदे, रिलायंस के खरीदे, अलग अलग लोगों के इसने शेयर्स खरीदे। ठीक है, इन्फोसिस के खरीद लिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को इसने शेयर्स खरीद लिए। फिर क्या हुआ, अब ये 2 लाख रुपए इसने इसमें इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे क्या हुआ, टाटा का मार्केट प्राइस बढ़ा, तो मार्केट प्राइस बढ़ा तो इसका भी वैल्यू बढ़ा। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका भी पोर्टफोलियो ग्रोथ हुआ और इसको इसको प्रॉफिट होना चालू हुआ। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ये सारी चीजें अब होल्डिंग होल्डिंग करता था, अब धीरे धीरे इसने ऑप्शन फ्यूचर ये सब कुछ चीज करने चालू कर दिया। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स करना चालू कर दिया, वो सब मार्केट में ये सब खेलने लगा। ठीक है, इसको थोड़ा नॉलेज आने लगा। फिर बाद में क्या किया, इसने 2 लाख का ना टोटल, इसने 2 लाख का 10 लाख बना लिया। ठीक है, तो अब इसका एक फ्रेंड था। ठीक है, फ्रेंड था मिस्टर समझ लो एक्स, मिस्टर एक्स ये कौन है, ये मिस्टर एक्स है, तो इसका फ्रेंड मिस्टर वाई। ठीक है, अब मिस्टर वाई था। ठीक है, मिस्टर वाई क्या बोलता है कि मिस्टर वाई इसको, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के ऊपर नजर रखा हुआ था कि भाई इसने ये तो बिजनेस मतलब कुछ करता तो है नहीं, जॉब वॉब तो करता नहीं, तो क्या कर रहा है। तो ये इसको पता था मिस्टर वाई को कि इसके पास कुछ तो पैसे है, लेकिन इसको ये नहीं पता था इसने ये सारी चीजें इसने स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर ना वो 2 का 10 लाख कर दिया, फिर धीरे धीरे करके ना करोड़पति बन गया। ठीक है, अब वो 1 करोड़ रुपया कमा लिया। ठीक है, तो मिस्टर वाई बोलता है अरे भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब तू इतने जल्दी कैसे ग्रोथ हो गया तेरे को। तो मिस्टर वाई को थोड़ा दिलचस्पी आने लगी। ठीक है, कि क्या भाई कैसे तूने किया ये सब। तो मिस्टर एक्स को पूछना क्या, तो मिस्टर एक्स बोला देख मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ ये सारी चीजें, तो उसको ऐसा ऐसा बताया, लेकिन हाँ वो रिस्की होता है, कभी लॉस भी हो सकता है 10 लाख रुपया जीरो भी हो जाए थोड़े टाइम में। ठीक है, तो उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो मिस्टर वाई ने थोड़ा डर भी गया। तो मिस्टर वाई को उतना नॉलेज वॉलेज था नहीं। ठीक है, मार्केट का कुछ नॉलेज वॉलेज था नहीं कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे फ्यूचर ऑप्शन खेलते हैं, कौन सा गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्ट, तो कुछ पता होता था नहीं। ठीक है, मिस्टर वाई सिंपल सीधा इंसान, सीधा साधा इंसान था, वो अपना जॉब पे जाता था, जॉब से आता था, सिर्फ इतना ही उसका काम था। ठीक है, तो मिस्टर वाई को नॉलेज भी नहीं था। तो मिस्टर वाई ने बोला एक काम करना भाई, तू मेरे बिहाफ पे तू मतलब मैं तेरे को ना थोड़ा पैसे देता हूँ। मिस्टर एक्स को बोलता है मेरे को भी, मिस्टर वाई बोलता है मेरे को भी ना थोड़ा अमीर बनने का। ठीक है, मेरे को भी थोड़ा पैसा चाहिए। तो मिस्टर एक्स को अप्रोच करता है कि भाई तू मेरे बिहाफ पे ना थोड़ा पैसा लगाकर मार्केट में, और फिर इसके बाद ना उसको मतलब उसको जो भी बेनिफिट हो तू अपना रख के मेरे को थोड़ा दे दिया कर। ठीक है, तो मिस्टर एक्स बोलता है ओके ठीक है। तो ऐसा मिस्टर एक्स के पास पैसा आना चालू हुआ। ठीक है, तो मिस्टर वाई ने उसको समझ लो 50,000 रुपया दे दिया, इसको दे दिया। ठीक है, अब मिस्टर एक्स उसका कुछ भी करे, कौन से भी शेयर में डाले, गवर्नमेंट बॉन्ड में डाले, लॉस करे, जो भी करे, इसको मिस्टर वाई को लॉस नहीं शेयर करेगा। ठीक है, मिस्टर वाई को इसने क्या बोला कि मैं तुमको लॉस नहीं शेयर करूंगा। ठीक है, ऐसा बोला, लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है ना। तो मिस्टर एक्स को इसने बोला, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अगर मार्केट में वैल्यू गिरता है तो मैं तुझे प्रॉफिट नहीं दे पाऊंगा, मतलब तेरा वैल्यू थोड़ा गिर भी सकता है, ऐसा उसको बोला। ठीक है, मिस्टर वाई को, लेकिन उतना नहीं, मैं तेरे को लॉस शेयर करूंगा, मतलब मैं तेरे को प्रॉफिट जब थोड़ा देता तो तेरे को लॉस भी उतना नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा उसको बोला। ठीक है, मिस्टर वाई बोलता ओके इट्स ओके। ठीक है, मिस्टर वाई को थोड़ा नॉलेज नहीं था, तो मिस्टर वाई ने बोला ठीक है जो करना है वो कर, 50,000 रुपया मेरा लेके जा। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे भी, मतलब कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और उसको पैसा जनरेट करके उसको देने लगा एवरी ईयर, उसको ना समझ लो 12% 15% का रिटर्न उसको देने लगा। ठीक है, और वैल्यू में भी बढ़ रहा, तो ऐसा ऐसा उसको होने लगा। तो मिस्टर वाई बहुत खुश हुआ। तो मिस्टर वाई ने जाके मिस्टर जेड को बोला कि ऐसा ऐसा, मिस्टर जेड भी इसका दोस्त था। ठीक है, मिस्टर जेड को बोला कि ऐसा ऐसा मेरा एक दोस्त करता है। तो मिस्टर जेड ने भी उसको पैसा दिया। ठीक है, ऐसा करके जितना मिस्टर ए बी सी डी जितने भी लोग थे, सब लोग ने मिस्टर एक्स को पैसा देना चालू किया कि ये भी 50,000 दे दिया, ये भी 50,000 दे दिया, ये भी 50,000 दे दिया। अब मिस्टर एक्स के पास बहुत सारा पैसा आने लगा, बहुत सारा पैसा आने लगा। तो अब मिस्टर एक्स क्या करेगा,
उसने क्या बोला, अरे मैं अभी ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ कि मेरे अकाउंट में मतलब इतना सारा चीजें इतने सारे ट्रांजेक्शन करूंगा तो मेरे को गवर्नमेंट पकड़ेगा कि ऐसा ऐसा क्या करना। तो मिस्टर एक्स ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स ने एक कंपनी फॉर्म कर दी, ठीक है। मिस्टर एक्स ने बोला मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ जिसमें अभी मेरे को कोई चिंता नहीं होगा, 10-15 लोग जितने लोग आने गए आओ अपना पैसा डालो और मैं उनको रिटर्न दूंगा, ठीक है। एक सोफिस्टिकेटेड वे से प्रॉपर एक बिजनेस करना चालू किया उसने, मिस्टर एक्स ने सोफिस्टिकेटेड वे से बिजनेस करना चालू किया, ठीक है। तो उसने एक कंपनी फॉर्म किया, ठीक है। एक कंपनी फॉर्म किया तो कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा। तो अब इसने क्या बोला, अब देखो अब ना मैं क्या करता हूँ, मेरा तुम लोग को एक वैल्यू देता हूँ कि इतने रुपीज का मेरा एक यूनिट है, ठीक है। मतलब तुम लोग 50,000 रुपया दे देते हो तो मुझे पता नहीं चलता, तो तुम लोग ने 50,000 रुपया दिया, ठीक है। मैं तुमको किस बेसिस पे डिविडेंड बांटू, क्या बेसिस पे क्या क्या करूँ। तो उसके लिए ना उसने बोला कि एक काम करते हैं, मैं ना एक यूनिट का वैल्यू रख देता हूँ। मतलब तुमको तुमको एक मतलब जैसे कंपनी में कैसा था एक शेयर का वैल्यू इतना होता, वैसे ये लोग ना यूनिट इशू करते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारा एक यूनिट इतने रुपीज का है, तो उसने बोला ना एक यूनिट हमारा 10 रुपए का, ठीक है। इसने बोला मेरा एक यूनिट 10 रुपए का, ठीक है। तो तुमको 50,000 रुपया तुमने दिया ना मेरे को, मिस्टर वाई से इसने क्या किया 50,000 रुपया लिया, ठीक है। मिस्टर जेड से इसने क्या किया 50,000 रुपया लिया, ठीक है। मिस्टर ए ने इसको दिया 1 लाख रुपया, ठीक है। मिस्टर बी ने इसको कितना दिया 2 लाख रुपया दिया, ठीक है। तो इसके पास कितना हुआ, 2 1 3 4 लाख, 4 लाख इसके पास टोटल रुपीज आ गए, ठीक है। तो इसके पास टोटल 4 लाख रुपीज आ गया, ठीक है। तो 4 लाख इसने यूनिट इश्यू किया होगा, तो उसने बोला एक यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है। एक यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो बताओ मिस्टर वाई को कितना यूनिट मिला होगा, 50,000 डिवाइड बाय 10, उसको मिलेगा 5,000 यूनिट, ठीक है। अब जो भी डिविडेंड बांटा जाएगा, जो भी मतलब ये एक्स, जो भी मिस्टर एक्स जो भी कमाएगा, इसने कंपनी का नाम रख दिया मिस्टर एक्समैन, ठीक है। इसने कंपनी का नाम रख दिया मिस्टर एक्समैन, ठीक है। अभी मिस्टर एक्समैन क्या बोलता है कि जो भी मैं कमाऊंगा, ठीक है, जितना भी रुपीज मैं कमाऊंगा, एक सेकंड, जितना भी रुपीज मैं कमाऊंगा वो तुमको ना बांटूंगा, ठीक है। जो भी मैं कमाऊंगा उसको मैं बांटूंगा, लेकिन किस बेसिस पे, तुम्हारे यूनिट के बेसिस पे, तुम्हारे पास कितना यूनिट है, ठीक है। मेरा कितना यूनिट है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसके पास 5,000 यूनिट है, इसके पास 5,000 यूनिट है, इसके पास 10,000 यूनिट है, इसके पास 20,000 यूनिट, ठीक है। अब मिस्टर एक्स एक्स मैन ये कंपनी ने इसने क्या किया 4 लाख रुपए का। तो इसने क्या किया, इसने देखो बताता हूँ क्या किया। इसने ना जाके ना वापस से वही जो करता था, इसने क्या किया टाटा के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कितना रुपीज इन्वेस्ट किया, 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसने इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर दिया, कितना 2 लाख रुपए इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 2.5 लाख हो गया, ठीक है। फिर इसने क्या किया गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, और बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है शेयर्स में। इसने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कितना रुपीज इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 2 1 3 लाख हो गया, ठीक है। और ये 3.5 लाख हो गया। इसके बाकी इसने इन्वेस्ट नहीं किया, इसके पास 50,000 का कैश बच गया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जब इसने इतना इन्वेस्ट कर दिया 4 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट किया, 4 लाख में 3.5 लाख इन्वेस्ट किया, 50,000 इसने इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। अब क्या ये कंपनी फ्यूचर में, ये कंपनी का मतलब इस मिस्टर एक्स मैन ने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए होंगे, ठीक है। शेयर्स खरीदे होंगे 50,000 रुपया देके, जो मार्केट में भाव चल रहा होगा, जो प्राइस चलेगा डिवाइड करो तो उतना शेयर्स इसको मिला होगा, किसके पास, मिस्टर एक्स मैन कंपनी के पास, ठीक है। अभी मैं YZAB की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मिस्टर एक्स के पास क्या क्या है, मिस्टर एक्स के पास शेयर्स आए होंगे, टाटा के, इन्फोसिस के, गवर्नमेंट बॉन्ड उसके पास मिले होंगे, ठीक है। बाकी उसके पास कैश है। अब देखो टाटा हो सकता है डिविडेंड ठीक है, डिविडेंड देगा, इन्फोसिस डिविडेंड देगा, गवर्नमेंट बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो पैसा मिलेगा वो ये क्या करेगा, ये लोग में बांट देगा, ये लोग में बांट देगा। कैसे बांटेगा समझ लो, देखो टोटल ये लोग ने दिया, टोटल ये लोग ने 50,000 रुपया कमा के दिया, ठीक है। ये लोग ने टोटल तीनों लोग ने मिला के डिविडेंड दिया 50,000 के, तो 50,000 क्या करेगा, तीनों लोग में बांट देगा ना, मिस्टर वाई ZAB। कैसे बांटेगा, तो जितना यूनिट्स है लोग के पास, टोटल यूनिट्स कितना है अभी देखो, 4 लाख डिवाइड बाय 10, टोटल यूनिट 40,000 होने चाहिए 40,000। देखो कैसे होंगे, 5,000 5,000 10,000 10,000, इसके पास 5,000 है, मिस्टर जेड के पास 5,000 है, और मिस्टर ए के पास 10,000 है, और इसके पास 20,000, तो 40,000 यूनिट होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा 50,000 को डिवाइड बाय 40,000 कर देगा, और इंटू 5 10 20 कर देगा, ठीक है। तो ये लोग को बांट देगा ऐसा यूनिट्स को, ठीक है। तो मैं समझ लो, मैं भी एक इन्वेस्टर था, मेरा ही नाम है मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ठीक है, मेरा नाम मिस्टर ए, तो ठीक है। तो मेरे पास कितना यूनिट था, मेरे पास 10,000 यूनिट था, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अब देखो फ्यूचर में क्या 50,000 का वैल्यू 50,000 ही रहेगा क्या, कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो क्या उसका वैल्यू उतना रहेगा, मार्केट प्राइस बढ़ते जाएगा ना। जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो उसका भी तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब समझ लो ये क्या टाटा में होल्ड करके बैठ जाएगा क्या, नहीं, ये लोग बेचते हैं, एक महीना, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 वीक, ज्यादा नहीं रखते, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में बेचते हैं लोग। तो ये लोग ने बेच दिया शेयर को, ठीक है। 50,000 का शेयर 60,000 में बिका, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो वो प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो भी तो बेचेगा ये लोग को,
वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूट है। तो मुझे दो तरह की इनकम मिली। अभी तक मुझे इतना पता चला कि अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा। मुझे एक डिविडेंड मिल सकता है, मुझे कैपिटल गेन मिल सकता है, ठीक है। दो तरह का मेरे को बेनिफिट होगा, मुझे डिविडेंड भी मिल सकता है, मुझे कैपिटल गेन भी मिल सकता है, ठीक है। दो पैसा मुझे मिलेगा। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इस कंपनी का वैल्यू भी तो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। जब इस कंपनी का वैल्यू मतलब एनएवी बढ़ना, एनएवी मतलब सर क्या होता है, ये जो अभी मैंने बताया, जो ये 10 रुपीज जो तुमने बताया ना, यहाँ पे 10 रुपीज जो मैंने बताया क्या था, एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू तो उसको बोलते हैं नेट असेट पर, नेट असेट वैल्यू, ठीक है। नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू कैसे आता है, तो तुम्हारा जितना भी असेट है, जितना भी यहाँ का इस कंपनी का, एक्समैन कंपनी का जितना भी टोटल असेट है, उसमें से तुम लाइबिलिटी माइनस कर दो, रिजर्व ऑफ लॉस। ये सब मतलब, अरे ये 4 लाख को मत माइनस कर दो, जीरो हो जाएगा ना। ये 4 लाख क्या तुम्हारा, ये तो तुमने यूनिट इश्यू किया, ये थोड़ी ना शेयर्स का भी माइनस होता है क्या, ये समझ एक तरह का यूनिट है, मतलब शेयर जैसे वहां पर, तो यहाँ पे यूनिट होता है, ठीक है। तो ये लोग एक तरह से एजेंट का काम करते हैं ना। देखो यहाँ पे एक ड्रॉइंग बताता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन लोग हैं, ये सब ना, ये सब लोग को मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये सबको मार्केट का नॉलेज नहीं है, ये लोग को नहीं पता कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके लिए तुम एसएफएम पढ़ रहे हो, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सब पर्सन लोग को ना पता नहीं है पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक बीच में ना एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी, ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी ना बीच में मिडल मैन का काम करती है, इसका नाम है म्यूचुअल फंड। तो अभी तक ये जो तुम पढ़ा था ना मिस्टर एक्स की कहानी, तो ये जाके अपनी मिस्टर एक्स की कहानी, ये जो इसने बनाया मिस्टर एक्स मैन करके कंपनी, तो ये जो काम करने लगा, तो इसने क्या काम करने लगा, जो कंपनी फॉर्म किया इसने म्यूचुअल फंड का काम ओपन किया, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये समझ में आया म्यूचुअल फंड कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया मार्केट में, तो ये लोग का काम क्या होता है, ये लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये म्यूचुअल फंड कंपनी, अब सब लोग मैं अपना कैश यहाँ पे डालू, सब लोग अपना पैसा यहाँ पे डालो, चलो चलो एक एक करके सब लोग अपना अपना पैसा यहाँ पे डालो। तो सब लोग ने इस कंपनी का पैसा दे दिया, इस कंपनी में बहुत सारा पैसा है, लोग के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। और ये कंपनी अब क्या करती है, ये कंपनी उस पैसों को अपने पास रख लेती है ना। अरे अरे ये पैसा अपने पास थोड़ी ना रखेगी, अपने पास रखी क्या पैसा बढ़ेगा क्या, नहीं ना। ये पैसा क्या करेगी, ये लोग क्या करेंगे, मार्केट में, शेयर मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में, ठीक है। ये कंपनी यहां से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद सकती है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो देखो पैसा आया, यहाँ पे पैसा आया, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो गया, सब असेट हो गया ना। अभी तुम कहीं पे भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स खरीद के रखते हो, तो तुम्हारा लिए तो असेट है ना। कंपनी की बात करो, म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए ये सब यहाँ पे असेट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और जो पैसा ये लोग से लिया वो यहाँ पे ये लोग के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा पैसा आया और पैसा गया, और जो बचेगा कैश, ठीक है। बाद में ये लोग को कुछ खर्चे भी तो होते हैं ना, खर्चे पेंडिंग, जो भी खर्चे हो गए तो कैश में से माइनस कर दो, पेंडिंग हो तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में लिख दो। अब तुम्हारा नेट असेट वैल्यू का क्या होगा कि तुम्हारे पास जो भी असेट है इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है जो भी है, ठीक है। इसको माइनस किया तो तुम्हारा क्या होगा, टोटल कंपनी का वैल्यू हो गया। अब ये कंपनी का वैल्यू कितने लोग में बंटना चाहिए, जितने लोग तुम्हारे शेयर होल्डर, यूनिट होल्डर है, ठीक है। शेयर होल्डर नहीं बोलते, यूनिट होल्डर है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना यूनिट था, 40,000 यूनिट था ना, 40,000 यूनिट था। यहाँ पे तुमने 40,000 यूनिट इश्यू किया था, 4 लाख लेके डिवाइड बाय 10, तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय कर दोगे जितना भी यूनिट होल्डर, तो आ जाएगा नेट असेट वैल्यू, ठीक है। एक 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 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो उसको बोलेंगे नेट असेट वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा एनएवी पर यूनिट, ठीक है। एनएवी पर यूनिट तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये तुम्हारा ये पूरा बिजनेस होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का, जो ये लोग ऐसा ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इनके खर्चे वर्चे होते हैं, माइनस करने के बाद तुमको पैसा नहीं आ रहा है। जब मैं मिस्टर एच जो अगर कुछ कमा रहा है तो उसके पीछे उसको जो खर्चा हो रहा है, तो क्या करेगा, तुमको सारा पैसा दे देगा क्या, खर्चा अपनी जेब से देगा क्या, नहीं ना, ऐसा नहीं करेगा ना। जो भी तुमको उसको बेनिफिट होगा उसमें से पहले क्या करेगा, अपना खर्चा माइनस करेगा, अपना बेनिफिट हटाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, तुमको पैसा देगा। इतना समझ में आया। तो ये लोग का मेन बिजनेस होता है। यहाँ से म्यूचुअल फंड कंपनी का ग्रोथ, यहाँ से म्यूचुअल फंड कंपनी ग्रो करना चालू की थी, ठीक है। इनको ऐसा ऐसा दिमाग आया था कि बहुत लोगों को क्या क्या होता है, नहीं होता उनके पास दिमाग नहीं होता, उनको नहीं पता, दिमाग होता है ये चीज का दिमाग नहीं होता कि उनको नहीं पता रहता कि मार्केट में कैसे ऑपरेट करने का। और कुछ लोग क्या पता रहता है फिर भी लोगों को डर लगता है कि रिस्की लगता है कि मेरे पैसे सारे के सारे डूब गए। तो म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे, मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, लेकिन इसमें क्या सेफेस्ट होता है। ये लोग एक्सपर्टीज लोग रहते हैं, ये लोग तुमको प्रॉपर मैनेज करके देंगे तुमको। ये लोग के पास बड़ी बड़ी टीम होती है, इनको पता रहता है कौन सी कंपनी का शेयर ऊपर होने वाला, कौन सी कंपनी का शेयर नीचे होने वाला, ठीक है। मतलब काफी हद तक ये लोगों को नॉलेज होता है ये सारी चीजों का, तो वो लोग उस हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और जब उनको ये लोग न्यूज अपडेट कर, न्यूज ये लोग अपडेट रहते हैं, ये लोग को न्यूज सब पता रहती है। हम लोग सिंगल पर्सन कैसे पता रहेगा इतनी सारी चीजें, नहीं, ये लोग के पास टीम रहता है पूरा, ये लोग को पता रहता है ये कंपनी का भाव बढ़ने वाला है, इस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी अच्छा सेल्स कर रही है, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्ट करो। अरे अभी ये कंपनी का थोड़ा भाव गिरने वाला क्योंकि ये कंपनी क्या कर रही है, लॉस में जाने वाली है, ठीक है, इसका मार्केट
जो भी है मार्केट प्रॉपर नहीं चल रहा तो वो क्या करेंगे, पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा करेंगे, ये लोग प्रॉपर नजर रखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हारे जो पैसे होते हैं ना प्रॉपर मैनेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम अकेला करोगे ना तुम्हारे पैसे डूब भी सकते हैं, हो सकता है तुम डबल भी कर लो, ठीक है। कुछ भरोसा नहीं, आज तुम पैसा डाले कल डबल भी हो जाए, क्योंकि तुमको पता नहीं है। और जब जब पर्सन अंधाधुन क्या काम करता है तो वो चाहे वो डबल भी कर लेगा, या तो हो सकता है पूरा का पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। फिर लोन लेके खेलना चालू करोगे, ऐसा ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम म्यूचुअल फंड में तुम पढ़ोगे कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनी करती है, कैसे होता है। अभी तक तुमको इतना समझ में आया कि म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, कैसे होता है, सब बिजनेस कैसे होता है, ये समझ में आया। जब ये समझ में आएगा तो तुमको आगे क्या आगे सब चीज ना बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। तुमको इतना पता चला कि एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या क्या पैसा मिलता है। देखो तुमको ऐसा रियल लाइफ में तुमको ना फिक्स परसेंटेज ऑफ रहेगा। तुमको देखो बहुत सारे वो लोग ना ऑप्शन देते हैं कि तुमको देखो विदाउट रिस्क वाला चाहिए क्या, मतलब वो लोग सिर्फ डिबेंचर में डालेंगे। अभी देखो कोई कोई पर्सन क्या बोलता है कि नहीं मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो हाँ ठीक है ना, तो हम लोग तुम्हारा तो वो लोग ना स्कीम देते हैं कि मतलब एक होता है इक्विटी लिंक स्कीम, ठीक है। इसका तुमको 80 में बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। अब इक्विटी लिंक स्कीम में क्या होता है, इसमें रिस्क भी रहता है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहता है। इसमें 15 से 20% तक तुमको प्रॉफिट भी मिल सकता है और तुमको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये इक्विटी से लिंक्ड है। इक्विटी से लिंक मतलब मार्केट तुम्हारा कभी भी ऊपर भी जा सकता है, इक्विटी का प्राइस कभी भी नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। तो मतलब शेयर मार्केट में प्राइस का कुछ फिक्स नहीं है, आज ऊपर कल नीचे, आज में आसमान कल, समझ लो। तो वैसा वैसा सीन हो सकते हैं, तो इसमें कुछ भरोसा नहीं रहता है। अभी कोई बोलता है नहीं नहीं सर मेरे को कम पैसा चाहिए लेकिन मेरा पैसा सेव होना चाहिए, ठीक है। तो उसको रिस्क नहीं लेना, ठीक है। उसको रिस्क नहीं लेता, कंपनी बोलेगी, कौन म्यूचुअल फंड कंपनी बोलेगी ओके तुमको ना हम 7% ही रिटर्न देंगे, ठीक है। 7% रिटर्न क्यों, क्योंकि ऐसे लोग का पैसा ना कंपनी क्या करेगी, सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड या मतलब जो सेफेस्ट होता है डिबेंचर गवर्नमेंट बॉन्ड में, ये सब जगह पे पैसा डालेगी जहां पर कंपनी को लॉस नहीं होगा। तो जब कंपनी को लॉस नहीं होगा तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे समझ लो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड से मिल रहा है, 9% मिल रहा है डिबेंचर से, 8% मिल रहा है, तुमको उससे कम ही देगी। अरे क्यों कम देगी, अरे क्योंकि उनका भी तो एक्सपेंस है, उनका भी तो प्रॉफिट होना चाहिए कि तुम्हारे लिए बैठी है, सिर्फ तुम्हारे लिए काम करी नहीं ना, तो इसके लिए तुमको 7% देगी, बाकी बीच का इनका कमीशन हो गया। तो ये एज एन एजेंट हो गया, ठीक है, मिडल मैन की तरह से काम करते हैं। तो इतना समझ में आया तुमको म्यूचुअल फंड क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग तरह की स्कीम होते हैं, ठीक है। अभी ये स्कीम सबको नहीं बताई जाती। चलो अभी आते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो ये क्या था, ये तो तुम्हारा बेसिक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं तुमको ना अब तुमको मैं म्यूचुअल फंड का शेयर कराता हूँ, ठीक है। तो तुमको थोड़ा मजा आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा ना तो तुमको थोड़ा चीजें डीप में जाएगी, ठीक, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो चैप्टर का नामकरण कर देते हैं म्यूचुअल। अच्छा क्यों क्यों सर ये म्यूचुअल फंड ही क्यों नाम रखा, अरे अरे अरे, अरे ये तो बताएं। देखो फंड किसका, फंड फंड तुम्हारा है और म्यूचुअली दोनों जन एग्री हो गए, यस हमारा पैसा लो और यूज करो। तो म्यूचुअली एग्री हो गए फंड को लेके, तो म्यूचुअल फंड नाम बन गया, ठीक है। चलो समझ में, पक्का गारंटी। चलो 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 देखो 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 क्वेश्चन नंबर 7 है सिंड्रेला म्यूचुअल फंड। देखो इस कंपनी का नाम क्या है, मिस्टर एक्समैन नहीं, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग एसेट इन द स्कीम रुडोल्फ। देखो मैंने बताया था ना अलग अलग तरह की स्कीम होती है, तो वैसे इनके स्कीम का नाम है रुडोल्फ। तो तुमको क्या लेना था, जो भी स्कीम हो, ठीक है, छोड़ो यहाँ पे, इसका नाम है स्कीम रुडोल्फ। एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 31 मार्च 2014। अभी क्या बोल रहा है कि इतना एसेट ये लोग के पास पड़ा हुआ है, इतना एसेट पड़ा हुआ है इस कंपनी का, मिस्टर एक्समैन के पास इतने सारे एसेट पड़े हुए, मतलब उसके पास पैसा था, इसने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, तो उस कंपनी का डेटा दिया कि किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो तुम्हारे सब एसेट है, ठीक है। चलो बता दे, इसने नैरोबी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, कितने शेयर्स, 25,000 शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, कितने रुपीस में, 20 रुपीस में इन्वेस्ट किया। ये सिंगल पर्सन का काम नहीं है, कंपनी करती है, तुमको नहीं आता है ना, इसके लिए तो तुमने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी बता रही कि उसने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया। दिस इज एसेट ऑफ सिंड्रेला म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है। चलो आगे बताओ। डकार लिमिटेड, अरे ये कौन सा लिमिटेड, डकार लिमिटेड 35,000 शेयर्स इसने कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर्स में 35,000 शेयर्स, कितने रुपीस में, 300 रुपीस में मार्केट प्राइस चला था, एक शेयर उसने खरीदा, ठीक है। देखो सेंगेल लिमिटेड, कौन सा, सेनेगल लिमिटेड 29,000 शेयर्स खरीदे उसने उसके और 380 रुपीस में एक शेयर उसको मिल गया। कैरो लिमिटेड में पैसा डाला इसने, 40,000 शेयर्स खरीदे उसके 500 रुपीस में, ओके ओके सर। टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ स्कीम रुडोल्फ फेयर 10 लाख, ठीक है।
टोटल यूनिट्स कितना है इस कंपनी में? इस कंपनी में टोटल यूनिट्स 10 लाख है, मतलब इसने ना 10 लाख यूनिट लोगों को बांटे होंगे, ठीक है। एक जन को बांटा होगा सर? नहीं नहीं, अरे बहुत सारे लोगों ने इसको पैसा दिया होगा, इसके बाद बहुत सारा पैसा आया होगा, इसने 10 लाख यूनिट दे दिया लोगों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसने क्या किया पैसे का। द स्कीम रूडोल्फ हैज अक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ 2,50,000 एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख। बोल रहा है कि इस कंपनी का ना अभी ना थोड़ा पैसा बचा हुआ है। इस स्कीम रूडोल्फ के अंदर ना, इस स्कीम की बात कर रहे हैं, तो इस कंपनी को ना 2,50,000 का लाइबिलिटी पे करना है एंड 2 लाख रुपए का अदर लाइबिलिटी पे करना है। ओके ठीक है सर बताओ कैलकुलेट द एलएवी पर यूनिट ऑफ द स्कीम रूडोल्फ। बोल रहा है कि नेट एसेट वैल्यू बताओ एक यूनिट का नेट एसेट वैल्यू बताओ। देखो नेट एसेट मेरे को टोटल नेट एसेट पता चल जाएगा, तो डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो एक यूनिट का नेट एसेट वैल्यू आ जाएगा। क्या कुछ नहीं है ना इसके लिए चुप हो गया, कुछ नहीं है। चलो देखो देखो देखो, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये इसने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो इसका असेट है ना, तो इसका असेट बताओ मुझे, असेट क्या क्या है इसका। देखो नैरोबी लिमिटेड, नैरोबी लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट किया भाई ने? 25,000 शेयर इंटू 20 रुपीज, तो 25,000 शेयर इंटू 20 रुपीज, मतलब इसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कितना? 5, कितना? 5। डकार लिमिटेड 35,000 शेयर इन्वेस्ट किया, तो डकार लिमिटेड में 35,000 शेयर इन्वेस्ट किया इनटू, एक शेयर इसने कितने में खरीदा? 300 रुपीज में खरीदा, मतलब 10 लैक्स, अरे 35,000 इंटू 300, 1,05,00,000 इन्वेस्ट किया। ओके 1,05,00,000 इन्वेस्ट किया यहाँ पे। ओके अब देखो सेनेगल लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट किया? देखो कितना? 29,000 इंटू 380, 29,000 इन्वेस्ट किया इंटू 380 रुपीज, तो 1,10,00,000 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ओके ठीक है। क्या नाम है? खैर लिमिटेड, ठीक है। 40,000 शेयर इश्यू किया इंटू 500 रुपीज, ठीक है। 500 रुपीज मतलब कितना इन्वेस्ट किया? 2 करोड़ इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब देखो टोटल इसके पास असेट कितने रुपीज का है? प्लस 1,10,20,000 प्लस 1,05,00,000 प्लस 5 लैक्स, 5 लैक्स स्टार्ट में बहुत कम इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ठीक 4,20,00,000 4,20,00,000 20,000, तो इस कंपनी में असेट कितने का है? 4,20,00,000 20,000 का, और इसकी कुछ लाइबिलिटीज भी है इस स्कीम से रिलेटेड। तो क्या क्या लाइबिलिटी है? देखो जो स्कीम से रिलेटेड लाइबिलिटी है वो स्कीम में माइनस होगा, दूसरे स्कीम का इधर पे नहीं माइनस करने का। समझ में आया ना? वो लोग का उधर पे माइनस करने का, इधर नहीं माइनस करने का। देखो इस स्कीम से रिलेटेड कितना लाइबिलिटी है? अक्रूड लाइबिलिटी है 2,50,000 का, अदर लाइबिलिटी है 2 लाख का, मतलब टोटल लाइबिलिटी कितना है? देखो एक लाइबिलिटी है 2,50,000 का, एक लाइबिलिटी है 2 लाख का, ठीक है। ये अदर लाइबिलिटी, ये अक्रूड लाइबिलिटी, ठीक है। ये अक्रूड लाइबिलिटी और ये अदर लाइबिलिटी। अब मुझे बताओ कि ये 4,20,00,000 में से ये अपना माइनस करेगा कि नहीं? लाइबिलिटी जो भी माइनस नहीं करेगा, क्या करेगा ना? उसका एक्सपेंस खर्चा है ना वो सब, तो असेट नेट असेट कैसे आता है? ऐसे ही आता है ना। तो 4,20,00,000 में से 20,00,000 20,000 में से उसको माइनस करना पड़ेगा कितना? 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 माइनस कर दो, माइनस 4,50,000, तो इसका नेट असेट कितना है? नेट असेट वैल्यू कितने का? 4,20,20,000 माइनस 4,50,000, तो दिस इक्वल्स टू 4,15,077, ठीक है। ये कितने लोगों में बटेगा? इतना, ये टोटल वैल्यू है, ठीक है, असेट की, ये टोटल बिजनेस की वैल्यू है, ठीक है। तो इधर पे यूनिट्स कितने? 10 लाख, 10 लाख यूनिट्स है, तो मुझे बताइए ये एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा फिर? अगर इसको इसको किसी से किसी को इसको यूनिट अपने बेचने हो तो क्या बोलेगा? कितने रुपए में बेचेगा? जितने उसके बिजनेस का वैल्यू डिवाइड बाय 10 लाख, तो 415.7 सॉरी 41.57, ठीक है। ये इसका एनएवी पर यूनिट। समझ में आया? समझ में आया? बोलो बोलो, समझ में आया? ये कौन सा स्टाइल है भाई? ये कौन सा स्टाइल? सीधा सीधा मार रहे हो, हमको उल्टा ही सिखा रहे हैं, ठीक है।
नेट एसेट वैल्यू होगा तुम्हारा 41.5। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में नहीं? समझ में? अरे देखो ना, देखो सिंपल सिंपल, मेरे कंपनी में इतने एसेट थे, ठीक है, उसमें से लाइबिलिटी इतनी थी, तो मैंने क्या किया, एसेट में से लाइबिलिटी को हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, नेट एसेट बचा, डिवाइड कर दिया किससे, 10 लाख से, 10 लाख से डिवाइड कर दिया। क्यों 10 लाख से डिवाइड किया? एक एक एसेट का वैल्यू पूछ रहा है, एक एक यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल नेट एसेट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, तो पर नेट एसेट पर यूनिट, नेट एसेट पर यूनिट, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, एनएवी यूनिट पर यूनिट, तो मैंने निकाल दिया एनएवी पर। समझ में आया? एकदम सिंपल था, इसमें कुछ था क्या? कुछ हाई फाई नहीं था ना कुछ, तो सिंपल था। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलो, म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग एसेट अंडर इट ऑन द क्लोज ऑफ द बिजनेस एज ऑन। क्या बोल रहा है, इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ये जो जो नीचे दिए हुए वो असेट पड़े हुए, ठीक है। इस कंपनी ने क्या होगा, म्यूचुअल फंड कंपनी ने पैसे लिए होंगे किससे, अपने यूनिट होल्डर से, जिनको नहीं आता है, जिनको पैसे शेयर में लगाने नहीं आता है, ठीक है, तो वो लोग ने इनको पैसे दिए होंगे, फिर वो लोग ने क्या किया होगा, उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, कोई कंपनी का शेयर खरीदा होगा, कुछ भी जो भी खरीदा होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड डिवेंचर जो भी खरीदा होगा, तो वो सब इनके असेट बन जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये सब असेट है इनके, कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने LMNP ये 4 कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। कितने कितने शेयर खरीद के रखे, 20,000, 30, 20 एंड 60। कितने रुपीज में चल रहे आज मार्केट प्राइस, 1 फरवरी 2012 को क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, तो ये 2312 ये मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। और ये 2 फरवरी का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो तुम्हारा एनएवी चेंज होता रहता है। एनएवी जैसे देखो मार्केट वैल्यू चेंज होगा, तो तुम्हारा बिजनेस का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा ना। जब बिजनेस का वैल्यू होगा तो एनएवी नेट एसेट पर यूनिट वो भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट्स इसने इश्यू किया था, 6 लाख यूनिट इसने इश्यू किया था, ठीक है। और 6 लाख यूनिट इश्यू करके इसने इतने सारे पैसा लेके यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। कितने रुपए में इश्यू किया था वो नहीं पता है। कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड, बोल रहा है कि नेट एसेट वैल्यू निकालो, तो नेट एसेट वैल्यू मतलब वही नेट एसेट पहले निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तुम्हारा नेट एसेट आ गया, फिर आपने डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, तो आ जाएगा पर यूनिट आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड फाइंड आउट एनएवी ऑफ द फंड एज ऑन 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को भी एनएवी निकालना, मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रहा है, 1 फरवरी का एनएवी निकालो, ठीक है। तो 1 फरवरी का एनएवी पहले निकालते हैं, फिर 2 फरवरी के एनएवी पे जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो एनएवी पहला, एनएवी एज ऑन 1 फरवरी 2012, ठीक है। अभी देखो इसमें, तो इसमें एसेट और लायबिलिटी देख लो, मुझे बताओ एसेट क्या क्या है। ये देखो एसेट साइड में देखो, ये 20,000 शेयर है। अभी देखो उसका मार्केट वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है। तो कितना वैल्यू होगा, 20,000 इंटू 20, कितना उसने इन्वेस्ट करके रखा है, 4 लाख, तो ठीक है। एल कंपनी का 4 लाख का वैल्यू है, ठीक है। इसने 4 लाख एनएवी, इसने 4 लाख इसने इन्वेस्ट करके रखा है एल कंपनी में, ठीक है। एम में कितना इन्वेस्ट किया, 30,000, और एक शेयर का प्राइस 312, देखो पर शेयर दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना, गलत मत पढ़ना, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो 30,000 इंटू 312.40 करो, 30,000 इंटू 312.40, तो 93,72,000, ठीक है। एम में 93,72,000 का पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ थर्ड वाले में, एन कंपनी 20,000 और 361 एक शेयर का वैल्यू है 361.20, तो कितना आ गया, 72,24,000। तो एल एम एन 72,000 72,24,000 एल एम एन हो गया, ठीक है। अभी आ जाओ पी पे आ जाओ, इसमें 60,000 इन्वेस्टेड है एंड 505.10, ठीक है। तो पी 60,000 इंटू 505.10, ठीक है। इसमें आ गया 3 करोड़, एक सेकेंड, 60,000 शेयर है और 505.10 इसका मार्केट प्राइस आता है, तो 3 करोड़ 3,06,000, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कोई लाइबिलिटी है क्या, किसमें दिया क्या, कुछ पेमेंट बाकी है या कुछ ऐसा, कुछ लाइबिलिटी यहाँ पे दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया कोई भी लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका नेट एसेट है, ठीक है। कोई लाइबिलिटी नहीं, तो नेट एसेट पूरा वही एसेट साइड का जो भी ऐड करेंगे, तो ये बता दो 4 लाख प्लस 93,72,000 प्लस 72,24 प्लस 3 करोड़ 3,06,000, ठीक है। तो इसका 4 करोड़ 73,02,000 ये टोटल इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया नेट एसेट वैल्यू, तो देयरफॉर नेट एसेट यूनिट, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो ये भी जो भी है ये डिवाइड हो जाएगा ना, कितने लोगों में, 6 लाख यूनिट्स है ना टोटल, तो टोटल 6 लाख लोगों में बटेगा ना, तो एक एक का कितना वैल्यू है, डिवाइड बाय 6 लाख, तो ये बता दो कितना आ गया, डिवाइड बाय
6 लाख, ये आ गया 78.84, ठीक है 8366, तो 78.84 मैंने ले लिया, 78.84, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा एनएवी एज ऑन 1 फरवरी, ये होगा तुम्हारा 1 फरवरी का, ठीक है। ये समझ में आ गया, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना है 78.84। अभी कोई इन्वेस्ट करना चाहता हो इस कंपनी में, इस म्यूचुअल फंड कंपनी में, कि मुझे ना तुमको पैसा देना है, तो कितना पैसा जितना भी पैसा देगा उसको कितना शेयर्स मिलेगा, जो यूनिट, सॉरी उसको कितना यूनिट्स मिलेगा, इसके बेसिस पे मिलेगा कि एक यूनिट का वैल्यू 78.84 है, ठीक है। तो कितना 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख नहीं, उसको कितना भी पैसा इन्वेस्ट करना, समझ लो उसको 1000 रुपया इन्वेस्ट करो, तो 1000 डिवाइड बाय 78.84, तो उसको कितना यूनिट मिलेगा 12 यूनिट, 12.68, इतना यूनिट उसको मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली में हाँ पॉइंट में यूनिट मिलता है तुमको, कभी तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो जो तुमको यूनिट ऐसा नहीं 12, 13, तुमको पॉइंट में भी मिल सकता है 0.1, 12.32, ऐसा ऐसा। मैं खुद इन्वेस्ट किया था एक बार, तो मतलब अभी नहीं करता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो पहले कैसे मेरे को भी मिला था 20.98 यूनिट्स, ऐसा अलग अलग प्रकार से अलग अलग यूनिट्स मिलते रहते, ठीक है। उसका वैल्यू भी चेंज होता रहता है, कभी उसका वैल्यू 20 रुपीज चल रहा है, कभी 21 रुपए, कभी 21.20, तो वो तुम्हारे बिजनेस के ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के ऊपर, मतलब तुमने जो जो इन्वेस्ट किया उसका वैल्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उस बेसिस पे तुमको एनएवी, हमको ना मेल भी आते हैं, मैसेजेस आता है, अगर तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तुमको मैसेज आएंगे कि आज एनएवी इतना हो गया, कल एनएवी इतना होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट में शेयर का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो तुम्हारा एनएवी भी चेंज होता है, तो तुमको मेल आएंगे कि आज एनएवी चेंज हो गया, कल तो ऐसा ऐसा रोज एनएवी भी चेंज होता रहता है कंपनी का, ठीक है। तो वैसा वो डिपेंड करता है कंपनी कौन एक वीकली तुमको मतलब इन्फॉर्म कर रही है, मंथली इन्फॉर्म कर रही है, या फिर डेली बेसिस पे इन्फॉर्म कर रही है, तो वो एक्चुअली में डेली बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि वो लोग देखो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर का वैल्यू रोज चेंज होता है, और जब शेयर का वैल्यू रोज चेंज होता है तो तुम्हारा एनएवी भी पर वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि तुम कंपनी लोग ने क्या किया, इन्वेस्ट किया शेयर्स में ना, तो जब शेयर का वैल्यू चेंज हो रहा है तो तुम्हारे एसेट का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, या तो ऊपर हो रहा है या तो नीचे हो रहा है, ठीक है, जो भी हो सकता है, तो तुम्हारा पर यूनिट एनएवी भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम सोचोगे कि अब मुझे बाय करना चाहिए, मैंने होल्ड करके रखा है तो मेरा एनएवी का वैल्यू बढ़ गया, अब मुझे बेच देना चाहिए, ठीक है, अब मुझे इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना चाहिए, तो वो सब तुम डिसाइड कर सकते हो, तुमको बेसिस ऑफ तुम्हारा एनएवी तुमको पता रहना चाहिए कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है ना, वो रेगुलर अपडेट रहता है कि देखता रहता है एनएवी कितना हो रहा है, कितना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। कोरोना के टाइम पे एनएवी सबका गिर गया, क्यों? क्योंकि पूरा मार्केट गिर गया, तो सबका नेट एसेट वैल्यू गिर गया, ठीक है। तो वो क्योंकि उन्होंने जहां जहां पे इन्वेस्ट किया होगा सबके वैल्यू गिर गया ना। बहुत सारे म्यूचुअल फंड लोग पहले से पता था कि अगर ऐसा होने वाला है, तो लोग ने पहले से एग्जिट मार लिया होगा, ठीक है। तो इनसाइडर बहुत सारे न्यूज होते हैं जिससे पता चल जाता है कंपनी गिरने वाली है, जो भी हो, तो वो लोग पहले से विड्रॉ कर लेते हैं, तो उनका एनएवी बरकरार रहता है, उनका एनएवी चेंज नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो ये सब तुमको मैनेजमेंट, फाइनेंस, तुम्हारे फाइनेंस का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? म्यूचुअल फंड कंपनी करती है, क्यों? एट द मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में, तो इसके लिए ये बेनिफिशियल होता है, बट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है, ठीक है, मार्केट रिस्क इसमें रहता है। अब देखो, अभी इसमें सेकंड क्वेश्चन भी पूछा था ना, देखो, अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग वन मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक ऑफ 30 लाख। देखो एक बंदा आया, इसने ना 30 लाख रुपया दिया, किसको दिया? म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया। एंड देखो इसको पैसा इन्वेस्ट करने का था, इसको नहीं पता कहां पे क्या किया, तो इसने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को जाके 30 लाख रुपया दे दिया, ठीक है। एंड द फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेस 8000 शेयर्स। अभी देखो कंपनी उससे क्या कर रही है वो सब बाद में देखते हैं, पहले मुझे एक बताओ, इसने 30 लाख रुपया दिया तो इसको कितना यूनिट इश्यू किया होगा कंपनी ने? तो एक एनएवी का वैल्यू 78.84 चल रहा था ना, तो देयरफॉर यूनिट, न्यू यूनिट इश्यूड टू कौन? मिस्टर, क्या नाम है उसका? मिस्टर ए, अरे मैं ही हूं क्या? मिस्टर ए, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा कहां से आएगा? इश्यूड टू मिस्टर ए, कितना रुपीस इन्वेस्ट किया? 30 लाख रुपीज इसने दिया ना, तो एक एक का वैल्यू कितना चल रहा था? 78.84 चल रहा था, हमने कैलकुलेट किया ना, तो इसको कितना यूनिट मिला होगा? 78.84, इसको मिला होगा 38,051 यूनिट्स, ठीक है। इस कंपनी ने, इस मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसको इतना यूनिट दिया होगा। अर्लियर म्यूचुअल फंड के पास कितना यूनिट था? देखो 6 लाख पहले से था, और ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब तुम 2 फरवरी का जब निकालोगे ना यूनिट एनएवी, तो तुम्हारा यूनिट जो टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, अब 6 लाख नहीं रहा, अब चेंज हो गया, कितना हो गया? 6,38,051, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? चलो अब आ जाओ टोटल वैल्यू निकालने के लिए कंपनी का, ठीक है। आगे भी कुछ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? शेयर समझ। फिर क्या किया कंपनी ने? क्या किया उस पैसे का? कंपनी ने क्या किया, देखो मैं तुमको ड्राइंग बताता हूँ। देखो ये मिस्टर ए था, ठीक है, मतलब, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी थी, इसने इसको 30 लाख रुपया दिया, ठीक है। अब ये आ गया ना, एक शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, इसके लिए तो दिया कि ताकि वो कमा के दे इसको, ठीक है, मिस्टर ए को। अब देखो इसने क्या किया कंपनी ने, देखो यहाँ पे लिखा है
कंपनी परचेस 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड। तो देखो कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी में इन्वेस्ट करके रखी थी ना उसी में वापस से और इन्वेस्ट कर दी। कितना, एम लिमिटेड में, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया कंपनी ने। ठीक है, देखो कंपनी ने एम लिमिटेड में इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, देखो यहाँ पे लिखा 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड खरीदा एंड 8,000 शेयर्स खरीदा। ठीक है, तो एक तारीख को जो वैल्यू चल रहा है उतने में खरीदा रहेगा। तो एक तारीख का वैल्यू क्या चला, 312.40। तो देखो उसने 8,000 शेयर्स खरीदा। इस कंपनी ने क्या किया, एम लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया। एम लिमिटेड में 8,000 शेयर्स किया। यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गलती नहीं होना चाहिए। 8,000 शेयर्स खरीदे। ठीक है, कितने रुपीज में खरीदे, 312.40, जो मार्केट प्राइस उस दिन चल रहा था। ठीक है, 312.40। तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 8 इंटू 312.40, तो 24,99,200। तो 30 लाख दिया था ना इस बंदे ने, तो इन्वेस्ट इतना ही किया, 24,49,200। तो बाकी पैसा क्या गया, बाकी पैसा अभी भी कंपनी के पास है, अभी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के कैश बैलेंस में पड़ा हुआ है। तो ये भी क्या उनका असेट है, ये हिडन है, जैसे तुम लोग भूल जाते हो। ठीक है, ये तुम लोग कैश नहीं लेते हो, एनएवी निकालते रहे, अरे तुम्हारा असेट ही तो है, तुम क्यों इसको भूल जा रहे हो। तो 30 लाख में से इतना निकाल दो, 24,99,200। ठीक है, ये तो तुम्हारा बैलेंस शीट में ऐसा दिखेगा। देखो 30 लाख आया था कैश में, अब 30 लाख में से तुमने 24,99,200 इन्वेस्ट कर दिया। तो अब कैश जितना बचा, कितना बचा, कैश बचा 5,08,000। तो तुम्हारे पास 5,08,000 का कैश बचा हुआ है, और तुमने बाकी इसको क्या किया, इसको इन्वेस्ट कर दिया ना। यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कौन सा कंपनी था, एम लिमिटेड में। तो यहाँ पे 24,99,200। ठीक है, तो ये हो गया ना टैली, इतना यहाँ पे 30 लाख दिख रहा है ना, बराबर समझे। और यहाँ पे क्या हुआ, 30 लाख की जगह पे यूनिट इश्यू हो गया। कितना यूनिट इश्यू किया, 38,051। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी कितना, 30 लाख के बराबर ही है ना उस टाइम पे इसका एनएवी कितना चल रहा था भाई, इसका एनएवी कितना चल रहा था, 78.84। यही तो एनएवी चला था। तो ये 30 लाख आएगा ना, 30 लाख यहाँ टैली, यहाँ पे टैली। ठीक है, ऐसा तुम्हारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, बैलेंस शीट तो मैच होता रहता है। देखो ये समझ में आएगा क्या किया मैंने। ठीक है, अभी देखो मुझे एक बात बताओ, अब आते 2 फरवरी के तारीख को। ठीक है, 2 फेब को आते, 2 फेब। ठीक है, अब यहाँ पे ना मुझे बताना कि उसका वैल्यू एनएवी क्या चल रहा है। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ कि नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे 6 लाख थे पहले से, और प्लस ऐड कितने हो गए, 38,051। तो अब कितने यूनिट्स हो गए, 6,38,050। इतने यूनिट्स हो गए, समझ में, यस सर समझ में। अब देखो, अब ये चारों कंपनी का वैल्यू लिख दूंगा, एल एम एन ए पी। ठीक है, ये चारों मेरा एसेट है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एसेट में। ठीक है, एल एम एन पी। ठीक है, एल में कितने शेयर्स है, देखो अब 2 फरवरी है ना, तो 2 फरवरी का वैल्यू लोगे ना, नहीं समझा। अब 2 फरवरी का वैल्यू लोगे ना, तो 2 फरवरी को देखो मेरे पास एल में कोई चेंजेस हो गया, एल में मेरा 20,000 यूनिट्स है, 20,000 ही है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना, 20,000 इंटू 20.5 हो गया, 20,000 इंटू 20.5 हो गया, कितना, 4,10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो एल में 4,10,000। ठीक है, अभी एम में आ जाओ, एम में देखो 30,000 शेयर्स है, हाँ, प्लस मैंने और शेयर्स खरीद दिए, 8,000 शेयर्स खरीद दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एम में कितने हो गए, 38,000 शेयर्स हो गए ना, 38,000 शेयर्स हो गए। चलो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एल कितना, 20,000 इंटू 20.5। ये तुम्हारा कितना हो गया था, 4,10,000 ना। अभी देखो 30,000 प्लस 8,000 और शेयर्स ऐड कर लिया ना, तो 2 फरवरी को तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, 38,000 शेयर्स इंटू 360 वैल्यू हो गया। ठीक है, इंटू 360 पहले लिख लेते, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। एन का देखो, एन में कोई चेंजेस हुआ नहीं, एन में तो कोई चेंजेस हुआ, 20,000 इंटू 383, फिर मार्केट वैल्यू बढ़ गया, 360 से 383 हो गया, तो 383.10। 20,000 शेयर्स 383.10। ठीक है, और देखो यहाँ ये 60,000 शेयर्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, पी लिमिटेड का कुछ नहीं खरीदा, 503.90, 60,000 इंटू 503.90। ठीक है, बराबर, कोई चेंजेस नहीं। चलो देखो, अब देखो इसका वैल्यू बताओ मुझे, एसेट का वैल्यू कितना है मेरे पास, कंपनी के पास 38,000 इंटू 360, इसका हो गया 1,36,80,000। इसका बताओ 20,000 इंटू 383.10, 76,62,000। ठीक है, और 60,000 इंटू 503.90, ये होगा 3,02,34,000।
देखो सबका वैल्यू बढ़ गया ना, देखो ना सबसे वैल्यू पहले कितना 4 लाख था, इसका 4 लाख 10 हो गया, ठीक है। तो एनएवी भी चेंज होगा ना, तुम्हारा बिजनेस का वैल्यू चेंज होगा। बिजनेस का वैल्यू चेंज कैसे होता है, तुम्हारे शेयर्स में जहां तुमने इन्वेस्ट किया उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो देखो बताओ, ये सब कुछ ऐड कर दो, 4,10,000 ये और ये, ठीक है, सबको ऐड करो। चलो बताओ, 4,10,000 प्लस 36,80,000 प्लस 76,62,000 प्लस 3,02,34,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 41,96,000, ठीक है। इसका टोटल बताओ, टोटल हो गया 4,19,86,000। ये नेट एसेट वैल्यू होगा, ठीक है। कोई लाइबिलिटी है नहीं तो माइनस कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा नेट एसेट वैल्यू। अरे यार ये कट क्यों, तो तुम्हारा ये हो गया नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। अभी अभी क्या करो, नेट एसेट वैल्यू निकालने वाला था ना, पर यूनिट निकालने वाला था, तो देयरफॉर एनएवी पर यूनिट कैसे करोगे, ये डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना। अब यूनिट याद रखना, ये चेंज हो गया, ठीक है। 6,38,051 लोग हैं, तो बताओ डिवाइड बाय 6,38,051 कितना होगा, 65.80, ठीक है। तुम्हारा 2 फरवरी को जो एनएवी आएगा 60, देखो बताओ बताओ 65.80, बराबर, बराबर है ना, बराबर है ना। बोल रहे हो कुछ तो बोल रहे हो आप लोग वहां पे। क्या 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 बोल रहे हो, हाँ याद है ना, नहीं याद, तुम भी भूल गए हो, तुम भी भूल ही गए हो, ठीक है। अरे भाई कैश आएगा कि नहीं आएगा, यही तो गलती होता है, कैश आएगा कि नहीं आएगा। कैश मेरे पास बच गया था ना, पूरा 30 लाख में थे, 30 लाख 30 लाख में से 30 लाख में से मैंने पूरा का पूरा थोड़ी ना इन्वेस्ट किया था। कितना इन्वेस्ट किया, यही गलती हो जाती है और छूट जाता, फिर बाद में याद भी नहीं रहता। अरे इसके लिए सब कुछ ये ध्यान मेरे को वहीं पे पहले लिख देने का, जहां पे तुम दिमाग में जैसे है ना वैसे लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे। 30 लाख उसने मुझे दिया था ना, मुझे कितना दिया था, 30 लाख दिया था ना। तो मेरा पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ था, मैंने तो सिर्फ 29 लाख कितना इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे 29,99,200 इतना ही इन्वेस्ट किया था ना, बाकी पैसा मेरे पास बच गया ना। तो कैश भी तो बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो कौन लिखेगा, वो भी तो लिखना पड़ेगा। 29,92,000 कितना था, 200। तो अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है, 5,100 ना, 30 लाख माइनस 29,92,000। तुम लोग भी गलती करते जा रहे हो, बोल भी नहीं दो। 24 लाख 24 लाख 30 लाख माइनस 24,92,000 कितना, 5,08,000 5,08,000, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो ये भी ऐड होगा ना तुम्हारा एसेट, ये भी तो नेट एसेट वैल्यू में ऐड होगा। 30 लाख पूरा का पूरा पैसा आया था, इसमें से इतना ही तो इन्वेस्ट किया, तो बाकी जो बच गया वो भी तो आएगा। अभी इसमें ऐड कर दो, 419,860 प्लस 5,08,000 कितना है, 4 करोड़ 24,94,000। अब यहाँ पे चेंज करो, देखा ऐसी गलती होता है एग्जाम में, लाइव तुमको बता दिया मैंने, तुमको गलती नहीं करना। अभी कितना आ रहा है, 66.59, कुछ तो गलती है अभी भी। एडिशन डिलीशन में गलती हुआ है क्या, देखो 5 लाख ये बराबर है 30 लाख माइनस 24, 92, 99, 200, ये अगर तुम्हारा 5,08,000 ये करेक्ट है। अभी ये 20,000 शेयर है इंटू 20.50, ठीक है। ये तुम्हारा 4,10,000 वैल्यू हो गया। फिर बाद में ये 30,000 है, इसको हम प्लस में डाल देते हैं। फिर 30,000 और 8,000 शेयर्स और ऐड हो गए, तो 38,000 इंटू 360 वैल्यू हो गया, तो 1,36,80,000, तो ये भी प्रॉपर है। फिर उसके बाद एन कंपनी में 20,000 शेयर्स है इंटू 361.20, तो ये कितना है, 72,24,000। अच्छा, तो 20,000 इंटू 383.10, तो 72,24 आएगा ना, नहीं वापस से 20,000 इंटू 383.10, 76,62, ये भी बराबर है, ऐड हो जाएगा। और 60,000 कितना शेयर, 60,000 इंटू 503.90, तो ये कितना, 3,02,34,000 बराबर तो है कितना, 5 करोड़। अच्छा टोटलिंग मिस्टेक किया क्या, प्लस 5,08,000 टोटलिंग मिस्टेक किया, 5,24,00,000 लगाएगा, ठीक है। यहाँ 4 नहीं है, 5,24,94,94,000 है, ठीक है। ये 5 है,
कहीं तो 1 करोड़ का घपला कर दिया हम लोग ने। अब यहाँ पे चेंज करो, डिवाइड बाय 6,38,051, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक एग्जाम में तो नहीं होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेने का, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, समझ में आया एनएवी, ये हो तुम्हारा 2 फरवरी का, 2 फरवरी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या किया, असेट में से क्या किया, लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, लाइबिलिटी थी नहीं, जो असेट है तुम्हारा वही नेट असेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। 2 फरवरी वाला निकालने से पहले देखो कि उसमें क्या हुआ, तो उसके एक दिन पहले क्या हुआ था, वो बंदा आया 30 लाख रुपए तुमको दे के गया, 30 लाख में से तुमने क्या 8,000 शेयर खरीदा एम लिमिटेड का, तो बाकी बचा पैसा तुम्हारे कैश में है, तो बैलेंस शीट में पहले लिख दो तुम्हारे कैश में अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर एलएमएनपी का तो सिंपल है, देखो एल में 20,000 शेयर अभी भी है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, सब मार्केट प्राइस चेंज हुआ तो मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगा। एम में तुमने 8,000 शेयर और खरीदा तो 30,000 की जगह 38,000 शेयर हो गए, और टोटल वैल्यू 360 हो गया, तो इंटू 360 क्या, तो आगे एन का वैल्यू 20,000 इंटू 383 और 60,000 इंटू 503, ठीक है। तो टोटल तुम्हारा बिजनेस का वैल्यू ऐसे आ गया। फिर डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स लेने का टाइम में तुमने क्या किया, तो देखो नंबर ऑफ यूनिट्स के टाइम पे तुमने क्या किया, डिवाइड किया किससे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो 6 लाख पहले से एग्जिस्टिंग था, और नया जो बंदा आया जो 30 लाख यूनिट जिसने 30 लाख रुपया दिया मिस्टर ए ने, तो उसको तुमने एक एनएबी चला था 78.84, तो ये निकालना तुमको मतलब आना चाहिए। तो टोटल तुमने कितना यूनिट इश्यू किया, 38,051, तो ये भी तुम्हारे इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट 6,38,051, ठीक है, और डिवाइड कर दिया, टोटल एनएबी आ गया पर यूनिट। समझ में आया, समझ में, अच्छी बात है। चलो मिलते हैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम, कुछ एक रुपीस का भी चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ पे देखो शेयर्स दिया हुआ है, क्या हुए, ऑन अप्रैल 2009 फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड हैज, सीधा कंपनी का नाम है फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड, हैज द फॉलोइंग एसेट एट 4 PM, 4 बजे उनका ये एसेट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इनके पास इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है ABCDE, 5 कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, कितने कितने शेयर से और कितने कितने रुपीज में मार्केट प्राइस उसका वैल्यू चल रहा है, तो ये तुम्हारा इनके बिजनेस का वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो एनएवी आ जाएगा पर यूनिट, कोई लायबिलिटी क्योंकि है नहीं, ठीक है। अब देखो कितना यूनिट्स इन्होंने इश्यू करके रखा, 8 लाख, डिवाइड बाय 8 लाख करने खत्म हो गए बाद, तो एनएवी आ जाएगा तुम्हारा 1 अप्रैल 2009 का। देखो अभी निकाल के दिखा देता हूं, देखो वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है ना, होमवर्क भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो आंसर बता दे रहा हूँ। 1,97,000 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड बी लिमिटेड में 50,000 शेयर से इंटू 482.60 एम प्लस में डाल दिया, 10,000 इंटू, देखो जब रिवीजन कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो कैलसी में फटाफट, ठीक है, एम प्लस, फिर 1 लाख शेयर है ना, 1 लाख डी लिमिटेड में इंटू 674, ये कुछ तो गलती क्या है, 10,000 इंटू 19.70, ठीक है, फिर 50,000 शेयर इन्वेस्टेड इंटू 482.60, ये एम प्लस में गया, फिर 10,000 शेयर से इंटू 264.40, फिर हो गया एम प्लस में 1 लाख शेयर इन्वेस्टेड इंटू 674.90, ये एम प्लस में गया, अर्न 30,000 शेयर से इंटू 25.90 उसका मार्केट वैल्यू एम प्लस में गया, आ गया एमआरसी हो गया, फिर डिवाइड बाय 8 लाख शेयर, 8 लाख यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि इनका कोई और अदर लायबिलिटी एबिलिटी नहीं, एनएवी पूछ रहे 1 अप्रैल 2009 का, तो 1 अप्रैल 2009 का एनएवी निकाल देंगे, तो 9,52,38,000 डिवाइड बाय कर दो तुम 8 लाख, तो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 119.04, तो 0475 कर दिया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एनएवी इस दिन का आ गया। अब देखो अब आगे क्या बोला, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, अज्यूमिंग दैट 1 अप्रैल 2009 को मिस्टर एक्स आया, HNI सेंड द चेक ऑफ 50 लाख, वहां पे 30 लाख गया था, यहाँ पे इसने क्या किया, बंदे ने 50 लाख दिया, ठीक है। तो देखो एक बंदा था कौन, मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स, इसने क्या किया 50 लाख दिया, किसको दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी को, एमएफ को, म्यूचुअल फंड कंपनी को 50 लाख दिया। अभी आगे इन्वेस्ट करी, क्या इन्वेस्ट की, फंड मैनेजर ने क्या किया, इमीडिएटली परचेस 18,000 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, इसने सी लिमिटेड में और क्वांटिटी बढ़ा दिया, पहले 10,000 शेयर था प्लस और कितना खरीद दिया, 18,000 और खरीद लिया, प्लस 18,000 और खरीदा, कितने में खरीदा, जो चल रहा होगा 264 में, तो देखो टोटल आया 50 लाख पैसा, इसने खरीदा 18,000 शेयर खरीदा, इंटू कितने रुपीज में, 264.40 में, ठीक है, तो कितना टोटल शेयर खरीद लिया, 18,000 इंटू 264.40, तो 47 लाख, देखो इसमें से इसने 4759 200 का शेयर खरीद लिया, तो अभी पैसे बचेगा कैश में, तो अभी याद रखना, ठीक है, कैश में कितना बचा हुआ अभी भी, ये कर दो 50 लाख में से माइनस कितना, 2,40,000
800, ठीक है। इतना कैश अभी पड़ा होता है, इतना याद रखना। जब सेकंड फरवरी का निकालेंगे तो ये भी नेट एसेट में ऐड होगा, ठीक है। अभी देखो टोटल सेकंड का वैल्यू अभी यहाँ पे दिया, वहां पे कैसा था, बाजू में बॉक्स बना के दिया होता कि सेकंड फरवरी का वैल्यू इतना है। यहाँ पे सेकंड अप्रैल का वैल्यू ऐसे दिया हुआ कि ये इतने इतने मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ किसमें चेंज हुआ, सी लिमिटेड में चेंज हुआ कि कितना 10,000 से 18,000 और ऐड हो गया, 28,000 होगा, ठीक है। तो अब बताओ, ये मल्टीप्लाई कर दो सबसे, प्लस कर दो 2,48,800, तुम्हारा आ जाएगा क्या, नेट एसेट आ जाएगा टोटल सेकंड जनवरी का, ठीक है। कौन सा सेकंड, हाँ सेकंड अप्रैल का। और नंबर ऑफ यूनिट्स तुम्हारे चेंज हो जाएगा ना, 8 लाख यूनिट्स था तुम्हारे पास, तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यूड टू मिस्टर एक्स, इसने क्या दिया, 50 लाख रुपया दिया ना। और तुम्हारे एक यूनिट का वैल्यू कितना चल रहा था, तुम सोचो ना, तुम एक सामान कितने रुपए में बेच रहे थे, 1,90,119.05 है, तो उसको कितना सामान दोगे, सिंपल है ना, 50 लाख डिवाइड बाई 119.05, तो उसको कितना यूनिट इश्यू करोगे, 41,999, मतलब 42,000 कर दूं क्या, 42,000, ठीक है। 42,000 यूनिट्स तुम उसको इश्यू करोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 8 लाख पहले से था और नया होगा 42,000, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एज ऑन 2 अप्रैल कितना हो जाएगा, 8 लाख तो पहले से था, ये कराना तो ये होमवर्क ही देना चाहिए था, 42, ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। 8,42,000, 8,42,000, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 8,42,000। अब देखो इसमें एनएवी निकाला, तो कैसे निकालूंगा, ए लिमिटेड में कोई चेंजेस हुआ, 10,000 कितना, एक सेकंड को भी निकालना है ना, एनएवी पूछ रहे सेकंड अप्रैल को, तो ए का लिमिटेड का वैल्यू कितना चल रहा है, देखो 20.30 चल रहा है, और ए लिमिटेड में शेयर्स में कोई चेंज नहीं होता, 10,000 इंटू 20.30, 10,000 इंटू 20.30, तो एम प्लस में मेरा चला गया। बी लिमिटेड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, 50,000 इंटू 513, 50,000 इंटू 513.70, ठीक है, ये एम प्लस में चला गया। सी लिमिटेड में 10,000 प्लस 18,000, 28,000 शेयर्स होगा, तो 28,000 शेयर्स इंटू कितना वैल्यू, 290.80 इंटू 290.80, ठीक है, ये एम प्लस में चला गया। डी लिमिटेड में 1 लाख शेयर्स, कोई चेंजेस नहीं हुआ, इंटू मार्केट वैल्यू कितना होगा, 671.90, ठीक है, ये एम प्लस में चला गया। और ई लिमिटेड में 30,000 शेयर्स, ई लिमिटेड में तुम्हारा 30,000 शेयर्स, ठीक है, इंटू वैल्यू कितना 44.20, ये प्लस में चल गया। प्लस कैश भी तुम्हारे पास यहाँ पे भूलना मत, 2,40,800, कैश भी प्लस में चल गया, तो तुम्हारा वैल्यू होगा 10,27,87,200, ठीक है। डिवाइड कर दो किससे, 8,42,000 से, तो तुम्हारा एनएवी क्या 122.075, ठीक है, 122.075, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम कर लेना कैलकुलेट, ठीक है, थोड़ा तो मेहनत करोगे ना। ये होगा तुम्हारा एनएवी, यहाँ पे आंसर मैंने यहाँ पे निकाल कर दिया, तुम्हारा आंसर इससे मैच होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 डन। अब क्या करेंगे, बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 19, मस्त क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 19, चलो आओ बच्चों तुम्हें दिखाए चलो देखो, अब म्यूचुअल फंड मेड एन इश्यू ऑफ 10 लाख यूनिट्स, म्यूचुअल फंड ने कितना यूनिट इश्यू किया, 10 लाख यूनिट इश्यू किया, किसको, लोगों को, जिससे पैसा लिया उसको 10 लाख यूनिट्स किया, कितने एट 10 ईच, मतलब 10 रुपीज में यूनिट इश्यू किया, 10 रुपीज, मतलब 10 रुपीज उनका एनएवी चल रहा था, ठीक है। और जनवरी 2008 को, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कितने पैसे आए होंगे, 10 लाख इंटू 10, कितना 1 करोड़ रुपीज आ गया होगा, ठीक है। देखो 1 करोड़ रुपीज आ गया होगा, देखो यहाँ पे देखो 10 लाख यूनिट इश्यू किया इंटू 10, ठीक है, तो कितना पैसा आया, 1 करोड़ पैसा आ गए, ठीक है, इतना पैसा आ गया। इसमें से 98 लाख ये लोग ने इश्यू क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 98 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो बाकी जो बचा कैश, ये हिडन एडजस्टमेंट 2 लाख तुम्हारे पास कैश बचा हुआ है अभी भी, तो ये भूल नहीं जाना, ये भूल नहीं जाना। चलो कैश इतना हो गया 98 लाख इन्वेस्ट किया, तो कहाँ का इन्वेस्ट किया लिख देता हूं मैं, इक्विटी शेयर्स 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखो गवर्नमेंट में डाल दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाला, ठीक है, सेफ रहता है। 9% डिवेंचर, ये लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, ये अनलिस्टेड है, अच्छा अनलिस्टेड, अरे लिस्टेड होगा तो क्या मार्केट में उसका ऊपर नीचे होगा, बाय सेल होगा, अनलिस्टेड का बाय सेल नहीं होता। 10% डिवेंचर, ये लिस्टेड है,
लिस्टेड, ठीक है। अब देखो कितने 80 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 80 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 5 लाख, बोलो 80 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 80 lakhs, 8 lakhs, 5 lakhs एंड 5 lakhs, ठीक है। चलो ये कितना इन्वेस्ट कर दिया ये लोग ने, 98 lakhs इन्वेस्ट कर दिया। देखो ड्राइंग, देखो ड्राइंग, यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं, यहाँ पे है बहुत सारे पर्सन, यहाँ पे है बहुत सारे पर्सन, कौवे लोग, बहुत सारे पर्सन, ठीक है। पर्सनी भी तो होगी, पर्सनी, ठीक है, आदमी थोड़ी ना होगा, बहुत लोग ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। ड्राइंग बहुत मस्त है। अभी देखो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड कंपनी होगी, ये सब लोग ने इनको पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 1 करोड़ रुपीज दिया, सब मिल के 1 करोड़ इश्यू पैसा दिया, ठीक है। इनके पास, इनको क्या मिला, इनको मिला यूनिट्स, कितना यूनिट्स मिला, सबको मिला के 10 लाख यूनिट्स मिला, किसको कितना मिला मेरे को नहीं पता, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, आगे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत जगह इन्वेस्ट किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, चारों इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, सब जगह पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। और कितना इन्वेस्ट किया, 98 लाख इन्वेस्ट किया, तो अभी भी 2 लाख पड़ा हुआ है कैश में, तो एसेट, ये लायबिलिटी, इनको पैसा वापस रिटर्न करना है, रिटर्न नहीं करना, ठीक है। ये लोग खुद बेच देंगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी, तो उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी रहेगी ना, 10 लाख यूनिट तो तुम्हारी लायबिलिटी ना, ठीक है। तो उतने यूनिट का अगेंस्ट जितना पैसा तुमको, जब ये लोग बोलेंगे मेरे को आज पैसा चाहिए, तो उनको देना पड़ेगा ना पैसा, समझ में आ रहा है, जो यूनिट का वैल्यू चल रहा होगा, इसलिए वो लायबिलिटी है। और यहाँ पे एसेट्स है 98 लाख एंड 2 लाख, तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग बना दिया, ठीक है। अब देखो आगे देखो ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड्स ऑफ ₹12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, किसको मिलेगा डिविडेंड, किसको मिलेगा, जिसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया। किसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट किया है ना शेयर्स में, तुमने थोड़ी ना किया, तुमने तो म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे के रखा, क्योंकि तुमको नहीं आता था शेयर में इन्वेस्ट करना, तुमको नॉलेज नहीं था, तो तुमने पैसा दे दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी आगे इन्वेस्ट की, म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या मिलेगा, अगर शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब इनकम किसका, म्यूचुअल फंड का। फिर वो क्या करेंगे, तुमको बांट देंगे, ठीक है। समझ में, किस बेसिस पे, यूनिट के बेसिस, समझ में। चलो अभी देखो ड्यूरिंग देयर 12 लाख का क्या हुआ, डिविडेंड मिला कंपनी को, ओके। ऑन इक्विटी शेयर्स को, मतलब इस इक्विटी शेयर्स के ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनी का पैसा मिला तो असेट बढ़ेगा, ठीक है, मतलब कैश बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन, मतलब वही एसेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज वर रिसीव्ड, ठीक है, जो भी डेट सिक्योरिटीज था, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिवेंचर, ये सब के ऊपर तुमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर पता नहीं, अरे यहाँ पे क्या लिखा था इंग्लिश में, 7%, 9%, 10%, ये क्या होता है, इंटरेस्ट का रेट होता है, उस हिसाब से नाम दिया जाता है। 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब ये 8 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 7% मिलेगा, कितना भी इन्वेस्ट किया रहेगा उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट मिलेगा। डिवेंचर 9%, तो 5 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 9%, और इसके ऊपर कितना मिलेगा, 10%। समझ में, यस या नो, यस, ओनली यस ही होना चाहिए, ठीक है। यस एंड व्हेन ड्यू, ठीक है, जब मिल गया। एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर्स, बोल रहा है कि अंत, साल के अंत में इक्विटी शेयर्स जो था एंड 10% डिबेंचर जो था, लिस्टेड वाली ही होगी, ठीक है, आर कोटेड 175% पे एंड 90% पे, मतलब उनका वैल्यू कितना हो गया, 90% हो गया, किसका, डिबेंचर का, जो लिस्टेड था उसका वैल्यू 90% हो गया, वैल्यू मार्केट वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। एंड इक्विटी शेयर्स का वैल्यू 175% हो गया, ठीक है, उसको करते हैं हम लोग। तो वैल्यू चेंज हुआ, बिजनेस का वैल्यू चेंज हुआ, जब बिजनेस का वैल्यू चेंज होगा तो तुम्हारा एनएवी भी चेंज हो जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। और फेस वैल्यू, ठीक है, ओके। अदर इन्वेस्टमेंट जो है वो पार पे थी, जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई गोलमाल नहीं, वो जैसा था वैसा का वैसा ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू पूछ रहा है, पर यूनिट निकालने बोल रहा है। गिवन दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹5 लाख, देखो इन्होंने 5 लाख का क्या किया, एक्सपेंस खर्चा किया। ऑल्सो फाइंड आउट एनएवी इफ द म्यूचुअल फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 0, अच्छा 2 बार एनएवी निकालना है, एक बार, चलो मैं बताता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, ओ चलो देखो, टी फॉर्म, कैश, अच्छा यहीं पे कर दो क्या, यहीं पे कर दो, चलो यहीं पे कर दो। देखो ये बनाने का जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन तो ऊपर ही स्टार्ट हो गया, यहाँ पे लिखा तो है। चलो ये देखो, देखो इसका डिविडेंड कितना मिला, 12 लाख, तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, यस सर कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, 12 लाख, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिविडेंड नाम से, ठीक है, ओके। बाकी सबके इंटरेस्ट मिले, प्रॉपर मिले, तो चलो मैं इंटरेस्ट सबके लिख देता हूँ। देखो इक्विटी शेयर का हो गया, डिविडेंड मिल गया, इसका 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट कितना, 8 लाख के ऊपर 7%, कितना हो जाएगा 56,000, ठीक है, 8 लाख
इंटू 7%, 56,000, तो ये इंटरेस्ट में ऐड होना चाहिए, तो प्लस मेरा कैश बैलेंस और बढ़ गया 56,000, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, इंटरेस्ट, ये ऐड होना चाहिए। और देखो 9% डिबेंचर के ऊपर कितना, 5 लाख के ऊपर 9% कितना आ गया, 45,000, तो प्लस 45,000, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट लिखते जाओ, 45,000, और यहाँ पे 10% मिलेगा 5 लाख के ऊपर, मतलब कितना आ जाएगा, 50,000, तो ये भी तुम्हारा 50,000, तो ये तीनों के तीनों तुम्हारे हो गए इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो मैंने जो नए नए लिखे वो यहाँ पे अंडरलाइन कर देते, 50,000, 56 और ये 12 ठीक है। इतना साथ में ये हो गया तुम्हारा कैश बैलेंस बढ़ गया। अब देखो अब वैल्यू में थोड़ा चेंजेस हुए हैं। देखो जो ये क्या बोला, 10% डिवेंचर जो कि लिस्टेड था, ठीक है, लिस्टेड वाला का मार्केट वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये दोनों का चेंजेस हुआ है, बाकी जो दोनों थे उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये 8 लाख का 8 लाख है, अरे 5 लाख का 5 लाख है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है। अनलिस्टेड का कोई चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ, तो ये भी वैसे का वैसा ही है। अब बताओ जो 10% डिवेंचर लिस्टेड था उसका वैल्यू कितना हो गया, देखो इक्विटी शेयर्स का हुआ एंड 10% डिवेंचर आर कोटेड, इक्विटी शेयर्स 175 और ये 10% में 90% हो गया, ठीक है। तो 10% डिवेंचर जो था ये 5 लाख, ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 90% हो गया। तो 5 लाख का इंटू 90%, इसका वैल्यू 4,50,000 हो गया। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा सर, ऐसा, ये देखो मैं इसको काट के यहाँ पे क्या लिखू, 4 लाख दिख रहा है ना, 4,50,000 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यस, इसका वैल्यू चेंज हो गया ना। देखो ना, अरे हर सब जगह पे एनएवी निकालते तो क्या लेते थे, लेटेस्ट वैल्यू लेते थे ना, लेटेस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो भी चेंज हुआ तो लेटेस्ट वैल्यू ले रहा हूँ ना। पैसे पीछे भी देखो 1 तारीख का वैल्यू निकाला था, 1 तारीख का वैल्यू लिया था, 2 तारीख का निकाला था, 2 तारीख वाले मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। तो जिस दिन का निकालेंगे उस दिन का मार्केट वैल्यू जो चेंज हुआ तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे 4,50,000 ले लिया, ठीक है। इतना समझ में? यस सर। आगे देखो इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स क्या बोला, 175% पे कोट हुआ है, मतलब अगर 100 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, 175 होगी। तो देखो 100 की वैल्यू कितना होगी, 175 होगी। तो कितना, 50,000 इक्विटी शेयर्स था ना, तो 50,000 इंटू 175 कितना वैल्यू हो गया रहेगा, 87,50,000 वैल्यू हो गया रहेगा। इतना नहीं समझ में? देखो एक बात सुन, तुम्हारे पास 50,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपए का एक है, ठीक है, 100 रुपए का एक है। जब तुमने इन्वेस्ट किया था, मतलब उस टाइम पे वैल्यू 160 रुपीज चल रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखो 50,000 इंटू 160 करो, 50,000 इंटू 160 करो, कितना है, 80 लाख आया, 80 लाख आया, यस। अब क्या बोल रहा है, अब वो 175% पे कोट हो रहा है, ठीक है। तो उसका बेस वैल्यू क्या था, बेस वैल्यू 100 था, ठीक है। अरे 160 का 175% मत लेना, गलती हो जाएगा। अरे ये 160% पे कोट हुआ था तो तुमने 80 लाख लिया, ठीक है। 175% पे कोट हो तो अब 100 का 175% निकालो ना, 100 इंटू 175% कितना, 175 रुपीज हो गया उसका वैल्यू। तो अब 50,000 इक्विटी शेयर्स का, अरे जैसे पहले करते थे, 1 तारीख को जो वैल्यू था, देखो तुमने 50,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किया था, 160 चल रहा था, ठीक है। बाद में 2 तारीख को क्या वैल्यू हो गया, 50,000 इक्विटी इंटू 175 हो गया। तो इंटू 175 करोगे ना, तो वही तो जैसे पहले किया अभी क्वेश्चन में वैसे ही। तो इसका फेस वैल्यू 100 था, ये 165, अब 100 का 175% हो गया। तो पहले वैल्यू 80 लाख था, अब वैल्यू 87,50,000 हो गया, ठीक है। यही बताना चाह रहा हूँ। तो समझ में? अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू 175% पे कोट होगा, तो 100 का 170 मतलब 50,000 इंटू 175 वैल्यू चल रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 87,50,000 हो गया। तो यहाँ पे ये काटो, यहाँ पे लिख दो 87,50,000, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कैसे लिखा, ये दोनों बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार, 2 स्टार, सिंगल स्टार, मतलब इक्विटी शेयर्स 50,000 इंटू 175, 175 कैसे, 100 का 175% हो गया, ठीक है। तो हो गया 87,50,000। और डिवेंचर्स का जो भी लिस्टेड था, इसने क्या बोला, इसकी वैल्यू 90% हो गई मार्केट में, 5 लाख इंटू 90%, तो ये कितना हो गया, 4,50,000, ठीक है। समझ में आ गया? ये दोनों वैल्यू यहाँ से कॉपी करके ऊपर डाल दे रहे, ठीक है। ये हो गया, ये चेंजेस हुआ। और बाकी कोई चेंजेस है नहीं, ये चेंजेस, ठीक है। तो तुम्हारा क्या टोटल भी चेंज हो जाएगा, यस, तुम्हारा ये टोटल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल, बताओ। अभी सिर्फ ये इसका बताओ टोटल, और कुछ हुआ, हाँ और भी है ना, ये देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना पे किया ड्यूरिंग द ईयर, 5 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे किया, तो कैश में से कम हो जाएगा, तो कैश में से माइनस कर दो, -5 लाख, ठीक है, -5 लाख। तुम्हारा ये क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब देखो, अब ये टोटल वैल्यू जो तुम्हारा है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये टोटल वैल्यू जो है, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा, कितने यूनिट है, कितने यूनिट है तुम्हारे पास, 10 लाख यूनिट है, तो आ जाएगा एनएवी पर यूनिट, ठीक है। एनएवी पर यूनिट पूछा था, वो आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो कैश का मैं अलग से निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है, कैश, देखो कैश मेरे पास कितना है, 2 लाख पहले से था, प्लस 12 लाख का डिविडेंड मिला,
प्लस 56,000 का इंटरेस्ट मिला, प्लस 45,000 का इंटरेस्ट मिला, प्लस 50,000 का इंटरेस्ट मिला, माइनस 5 लाख मैंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो 10,51,000 हो गया कैश मेरे पास। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स का वैल्यू, इक्विटी शेयर्स का वैल्यू तो 87,50,000। ठीक है, और बताओ 7% गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कोई चेंजेस हुआ क्या? गवर्नमेंट में नहीं चेंजेस हुआ। कितना है? 8 लाख का 8 लाख है। 9% डिवेंचर जो कि अनलिस्टेड था, अनलिस्टेड वाले में कोई चेंजेस हुआ नहीं। 5 लाख का 5 लाख है, ये अनलिस्टेड है। ठीक है, इसका वैल्यू 5 लाख का 5 लाख है, और नीचे चेंज होगा 4,50,000 होगा। ठीक है, 10% डिवेंचर लिस्टेड वाला, लिस्टेड, इसका वैल्यू हो गया 4,50,000। तो अब बताओ टोटल एसेट कितना हो गया? प्लस 87,50,000 प्लस 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4,50,000, कितना हो गया? 1,15,51,000। ठीक है, तो देयरफॉर NAV पर यूनिट, अब ये पूरा नेट एसेट हो गया ना, कोई लाइबिलिटी है नहीं साइड में, तो NAV पर यूनिट बताओ। 1,15,51,000 डिवाइड बाय तुम्हारा 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दो 10 लाख, कितना आ जाएगा? 11.551। ठीक है, ये तुम्हारा 11.551 NAV पर यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आया ना? पक्का 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 बोलो, पक्का पक्का। यस सर, समझ में आ गया। डन। अब देखो, अब और भी कुछ पूछा था इसमें। क्या पूछा था कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड ऑफ 0.8 पर यूनिट ड्यूरिंग देयर, तो यूनिट होल्डर को कितना पैसा मिलेगा? अब देखो, तो एनएवी कितना होगा मुझे बताओ। एनएवी कितना होगा अगर 0.8 डिविडेंड पैसा दे देती है? कौन देगी? आप म्यूचुअल फंड कंपनी जो बांट रही है, म्यूचुअल फंड कंपनी को देखो ना, इतने सारे डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला। अब म्यूचुअल फंड कंपनी को बांटना पड़ेगा ना अपने यूनिट होल्डर में, तो लोग खुश कैसे होंगे? यूनिट मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके क्या बेनिफिट हुआ? तो क्या किया म्यूचुअल फंड कंपनी ने? 0.8 रुपीज पर यूनिट उसने क्या पैसा बांटा। ठीक है, अब देखो 0.8 रुपीज पर यूनिट बांटा, तो कैश बैलेंस कम होगा कि नहीं होगा? कैश बैलेंस ही कम होगा ना, बाकी ये सब का वैल्यू तो सेम का सेम ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखो पार्ट 2 में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस कैश बैलेंस तुम्हारा चेंज हो जाएगा। कैश 1051, ये तुम्हारा सेकंड वाला। ठीक है, 1051 माइनस डिविडेंड कितना पे किया? 0.8 पे किया पर यूनिट, तो 10 लाख यूनिट था ना, इंटू 0.8, कितना? 8 लाख का डिविडेंड पे कर दिया, तो माइनस 8 लाख कर दो बस इसमें से। ये डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, ये कैसा आया? ये ऐसा आया। 10 लाख यूनिट्स था तुम्हारे पास, तुमने यहाँ पे डिविडेंड पे किया 0.8 पर यूनिट। ठीक है, 0.8 पर यूनिट, 10 लाख इंटू 0.8 पर यूनिट। ठीक है, तुम्हारा 8 लाख तुमने पेमेंट किया, तो तुम्हारे पास कैश कितना बचा? 2,51,000 बचा, और बाकी सब चीजें सेम रहेगी। ठीक है, बाकी सब ये सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी तुम ऐड करके बताओ अब तुम्हारा नेट एसेट क्या आएगा? बाकी सब देखो यहाँ पे ना, ऐसे ऐसे सेम, ये सब सेम रहेगा, ये सब कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, ये सब सेम रहेगा, तो प्लस कर दो 87,50,000 प्लस 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4,50,000, ये तुम्हारा हो जाएगा 1,05,00,000। ठीक है, 1,05,00,000 प्लस तुम्हारा 2,51,000, तो तुम्हारा 1,07,51, 1,07,51,000। ठीक है, तो आप डिवाइड कर दो, अब एनएवी कितना आ जाएगा? अब एनएवी 1,07,51,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो अब तुम्हारा एनएवी आ जाएगा डिवाइड बाय 10 लाख, तो एनएवी चेंज हो जाएगा ना 10.75। देखो सिंपल, मैं ना सिंपल भी बता सकता था, ये एनएवी था पर यूनिट, अब इसमें से 0.8 पर यूनिट तुमने डिविडेंड बांट दिया ना, तो ये माइनस करो, कितना आएगा? ये भी 10.751 आएगा। तो ऐसे भी कर लोगे ना तो भी आंसर आएगा, लेकिन ऐसे अगर प्रॉपर बताना पड़ता है, तो ऐसा करो तुम ऐसे बताओगे। ठीक है, टेबलर फॉर्म में कि 8 लाख इतना था, उसमें से इतना डिविडेंड दे दिया, तो 2,51,000 बचा, और मार्केट वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इक्विटी शेयर सबका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ये तुम्हारा सेम का सेम है, तो 1,07,51,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो तुम्हारा पर यूनिट वैल्यू 10.75 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10.75 यहाँ पे भी मैच हो गया, ऐसा भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये पर यूनिट है तो तुमने बांटा है, तो जो बांटा तुम्हारा उससे पैसा कम होगा। देखो आज तुम म्यूचुअल फंड कंपनी तुमने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तुम्हारा एनएवी चल रहा है 11.51,
उसमें से तुमको 0.8 रुपीज तुम्हारे जेब में आ गया, ठीक है। जब 0.8 रुपीज तुम्हारे जेब में आ गया तो तुम्हारा एनएवी ऑटोमेटिक गिर जाएगा ना, 10.751 ही हो जाएगा ना, सिंपल है। वैसे यहाँ पे वही बात ही होगी, तुमको टोटल पैसा मिलना चाहिए। आज तुम अगर 1 यूनिट तुम्हारा बेच देते हो तो तुमको 11.551 यूनिट पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बेचने से पहले उसने तुमको डिविडेंड दे दिया कंपनी ने, तुमको म्यूचुअल फंड होल्डर, म्यूचुअल फंड कंपनी ने तुमको डिविडेंड दे दिया, ठीक है। तो तुम्हारा जब तुमको उतना पैसा रिलाइज होगा पर एनएवी गिरना ही चाहिए ना, सिंपल बात है। तो 10.751 पैसा तुम्हारा आ जाएगा क्या, एनएवी पर यूनिट हो जाएगा, समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1-2 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है। बारिश बहुत ज्यादा होगी, इसके आवाज बहुत आ रहा है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा अभी स्टॉप करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द एनएवी ऑफ रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट बेसिस, ठीक है। स्कीम का नाम क्या है, रेगुलर इनकम स्कीम, ठीक है। अभी क्या बोला, एनएवी निकालने वाला, फिर एनएवी निकालने वाला। अरे कब से एनएवी तो निकाल रहा है, एनएवी मतलब क्या, वही एसेट माइनस क्या करो, लायबिलिटी कर दो, ठीक है, जो भी तुम्हारा। अब एनएवी में एसेट में क्या क्या इन्होंने जहां जहां पे इन्वेस्ट कर करके वो सब इनके एसेट में आ जाएंगे, ठीक है। और डिविडेंड मिलना बाकी रहेगा वो लोगों, तो वो सब इनके एसेट में आ जाएगा, ठीक है। मिल गया होगा या मिलना बाकी रहेगा, और जो भी पेबल रहेगा इनका वो सब इनके लायबिलिटीज में आ जाएगा, ठीक है। वो सब माइनस हो जाएगा, नेट एसेट पर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, पर यूनिट आ जाएगा। अब देखो लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड, ये एक्स डिविडेंड है, मतलब इसमें डिविडेंड नहीं इंक्लूडेड, ठीक है। कितना इसका वैल्यू कितना, 20 करोड़ है, ठीक है, ओके। तो ये क्या मेरा एसेट साइड में आएगा ना मेरा, तो ये मेरा एसेट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो मैं शेयर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, शेयर्स कितना, उसका वैल्यू 20 करोड़ है, ठीक है। देखो 20 करोड़ है, सब करोड़ में, इन करोड़, ठीक है। कौन सा भाषा है ये देखो, इन करोड़, ठीक है। चलो अब देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना 1.23 है, ठीक है। कैश इन हैंड में लिख देता हूँ कैश 1.23 करोड़, ठीक है। अभी देखो बॉन्ड्स है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट कॉस्ट, देखो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट कॉस्ट दिया 4.3, लेकिन ऑफ दिस मतलब इसमें से 4.3 में से बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड कितना 1 है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, इतना समझ में आया होगा कि देखो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर कितना है 4.3, ये टोटल बॉन्ड है डिबेंचर है, ठीक है। बॉन्ड एंड डिबेंचर में ये लोग ने इन्वेस्ट किया, ये भी एसेट ही है, ठीक है। इसमें से 1 जो है और नॉट लिस्टेड है, नॉट लिस्टेड मतलब अनलिस्टेड है, ठीक है। तो लिस्टेड कितना है, कितना है 3.3 ना, ये समझ में आया 3.3, ये लो लिस्टेड, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये दोनों से मैंने बाइफर्केशन कर लिया। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, हाँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना बॉन्ड डिबेंचर, ऐसा करके लिखता हूँ बॉन्ड्स एंड देखो डिबेंचर्स लिस्टेड, और ये अनलिस्टेड, ठीक है। लिस्टेड कितना है 3.3, अनलिस्टेड 1, तो लिस्टेड है तुम्हारा 3.3 और ये तुम्हारा 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यस सर इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे आ जाओ, अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, देखो अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कितना दिया हुआ है 4.5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर, ये सब मेरा एसेट साइड है, ठीक है। ये सब मैंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है यार, ये देखो इंटरेस्ट में डाल, सिक्योरिटीज में डाल के रखा है, बॉन्ड में डाल के रखा है, कैश में डाल के रखा है, शेयर्स में डाल के रखा है, कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, तो फिक्स्ड इनकम मतलब यहाँ से ना सिर्फ फिक्स्ड इनकम आता है 8% जो भी हो, मतलब फिक्स्ड इनकम आता है, फिक्स डिपोजिट जो भी बोले इसको, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना, वहां से फिक्स इनकम आता है। कितना रुपीज है 0.8 करोड़ है, ठीक है। ये 0.8 करोड़ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.8 करोड़, ये हो गया, नहीं गलत किया, 4.5 करोड़ है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखो ये भी एसेट था। डिविडेंड अक्रूड, देखो डिविडेंड अक्रूड मतलब तुमको डिविडेंड मिलना बाकी है। डिविडेंड अगर तुमको पे करना है तो तुम क्या लिखते हैं, तो तुम भी तो म्यूचुअल फंड कंपनी तुम डिविडेंड पे करते हो किसको, अपने यूनिट होल्डर को, और तुमको डिविडेंड मिलता भी है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा, जो डिविडेंड अक्रूड लिखा हुआ है, ठीक है। एक देखना ठीक है, हाँ। तो देखो डिविडेंड क्या लिखा है, डिविडेंड अक्रूड ना, तो डिविडेंड मिलना तुमको बाकी है किससे, जहां पे तुमने इन्वेस्ट किया, देखो ना शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, अरे यार ये सब क्या हिल, देखो तुमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो तुमको वहां से डिविडेंड मिलना बाकी है, वो यहाँ पे लिखा है डिविडेंड अक्रूड, ठीक है। या तो डिविडेंड पेएबल लिखता था ना कि डिविडेंड पे करना बाकी है, तो डिविडेंड अक्रूड लिखा है मतलब क्या, तुमको इतना पैसा मिलना बाकी है। जब पैसा उतना मिलना बाकी है तो तुम्हारा क्या एसेट बैलेंस है, तो 0.8 करोड़ क्या डिविडेंड अक्रूड तुम्हारा एसेट है, डिविडेंड अक्रूड 0.8, ठीक है, ये हो गया 0.8। और देखो
अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स। अब देखो तुम तो शेयर इश्यू करते नहीं हो, ठीक है, कि अमाउंट पेबल हो किसी तुम्हारे, तुम म्यूचुअल फंड कंपनी तुम यूनिट इश्यू करते हो, तुम किसी कंपनी में शेयर तुमने खरीदा होगा, ठीक है, तो उस शेयर का खरीदा होगा तो उस शेयर में तुमको पैसा देना बाकी है, होता है ना, पेड अप अनपेड अप, ये अनपेड अप कॉल्स, वो सब तुम पढ़े होगा ना आईपीसीसी में या 12th में, अनपेड पेड, तो ये तुम्हारा अनपेड मतलब तुमने ना शेयर्स के ऊपर उतना पैसा दिया नहीं है, जब तुमने उतने शेयर्स के ऊपर पैसा दिया नहीं है, तुमने शेयर खरीदा है, पैसा नहीं दिया, तुम्हारी लाइबिलिटी हुई ना, तो कितना लाइबिलिटी, अमाउंट पेबल ऑन शेयर 6.32 करोड़, तो यहाँ पे लिख दो अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, कितना 6.32 करोड़, 6.32 करोड़, कितना समझ में आया? चलो अभी आगे जाओ। एक्सपेंडिचर अक्रूड, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर पेमेंट करना बाकी है, अक्रूड 0.75 का, तो ये भी यहाँ पे लिख दो एक्सपेंडिचर अक्रूड, ये लाइबिलिटी है 0.75 करोड़, ठीक है, ये हो गया मेरा दो लाइबिलिटी। अब देखो अब आगे क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ तक तुम्हारा असेट लाइबिलिटी खत्म, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट्स, तुम्हारे पास यूनिट्स कितने, तुमने इश्यू कितना की यूनिट्स, 20 लाख यूनिट इश्यू किए, तो जो भी मेरा नेट असेट आएगा डिवाइड कर दूंगा 20 लाख से आ जाएगा, एनएपी पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में। देखो करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू 100 है, क्या बोल रहा है कि जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज था ना, मतलब इसकी बात कर रहा है, देखो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है ना, ये जो क्या बोल रहा है 100 रुपया का जो था ना उसका वैल्यू 106.5 आ गया, तो हम लोग क्या लेते हैं, करंट वैल्यू लेता ना, कभी भी नेट एसेट निकालना मतलब मार्केट वैल्यू जो भी चेंज हुआ, करंट मार्केट वैल्यू लेते हैं ना, जो भी अभी तक क्या कर रहे थे, सब करंट मार्केट वैल्यू लेता, सबको करंट वैल्यू क्या रहते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या, न्यू मार्केट वैल्यू से चेंजेस हो रहा था, 1 तारीख को अलग एनएवी आ रहा था, 2 तारीख को अलग एनएवी आ रहा था, क्योंकि मार्केट में जो चेंजेस हो उसको लेना पड़ेगा ना, कंसिडर करना पड़ेगा। वैसे ये क्या बोला, 100 का वैल्यू 106.5 हो गया, तो हमारे पास कितना था फिक्स इनकम सिक्योरिटीज 4.5 था, ठीक है। ये देखो जब 100 का वैल्यू 106.5 हो गया, देखो 100 का वैल्यू 106.5 हो गया, तो ये 4.5 का वैल्यू कितना हुआ रहेगा बताओ, 100 का वैल्यू 106, तो 100 के टाइम पे मेरा 4.5 था ना, तो 106.5 हो गया, तो कितना होगा 4.5 इंटू 106.5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा 4.7925, तो इस 4 की जगह पे मैं क्या अभी कंसिडर करूंगा, जब एनएवी निकालूंगा तो 4.7925, ठीक है, तो मैं ये कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है, ये कंसिडर करूंगा 4.7925, इतना समझ में? यस सर, आगे बढ़ो। लिस्टेड शेयर्स वर परचेज व्हेन इंडेक्स वाज 1000, तो जब मैंने ये शेयर्स खरीदा था ना तब इंडेक्स चल रहा था 1000, तब इंडेक्स 1000 चल रहा था, ठीक है, एंड प्रेजेंट इंडेक्स क्या चल रहा है 2300, मतलब ये लोग ने उल्टा तरीका बताया हमको शेयर्स का वैल्यू बढ़ाने का, शेयर्स वैल्यू कैसे बढ़ाए वो बता रहा है, तो देखो तो जब तुमने खरीदा था ना तब शेयर्स, मतलब समझ लो ऐसे कोई शेयर इंडेक्स होता है, टोटल इंडेक्स होता है, एक टोटल शेयर का इंडेक्स, जैसे देखो कैपिटल गेन में कैसे इंडेक्सेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, वैसे सब जगह पे वैसे शेयर्स में इंडेक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंडेक्स निफ्टी विफ्टी वो सब तुम्हारा इंडेक्स होता है, तो ये तुम्हारा 1000 था, ठीक है, अब कितना हो गया 2300 हो गया, तो मुझे एक बात बताओ शेयर्स में, ये शेयर्स में, हाँ, जब तुम 1000 इंडेक्स था तब तुम्हारा वैल्यू 20 था, तब तुमने खरीदा होगा, ठीक है, देखो ना यहाँ पे शेयर्स वर परचेज, तो परचेज क्या था 20 करोड़, ठीक है, वैल्यू था, तो 1000 था, अब कितना हो गया इंडेक्स 2300 हो गया, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2300 इंटू 20 डिवाइड बाय 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 46, तो ये बताओ ये 20 का वैल्यू कितना हो गया, अब 46 हो गया, तो क्या मुझे अभी कंसीडर क्या करना चाहिए, नया वाला ना कंसीडर करना चाहिए, तो 20 की जगह मुझे क्या कंसीडर करना चाहिए 46 कंसीडर करना चाहिए, इतना समझ में? चलो ये कैलकुलेशन हो गया। अब देखो कैश में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं, कैश में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये सेम टू सेम वही रहेगा। आगे देखो वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर एट एनएवी 8 हो गया, तो जो लिस्टेड बॉन्ड था इसका डायरेक्ट वैल्यू दे दिया 3.3 की जगह पे 8 हो गया, ठीक है। देखो मैंने पहले बैलेंस शीट कैसे बनाया कि जो दिया हुआ था पहले वैल्यू वो लिया, ठीक है, फिर अब जो चेंजेस हो रहा है ना वो चेंजेस यहाँ पे डाल रहा हूँ कि ये वैल्यू इतने से चेंज हो गया, ये वैल्यू चेंज हो गया, क्योंकि मेरे को नया वाला वैल्यू लेना है एनएवी निकालने के लिए, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये लिस्टेड 8 हो गया। आगे क्या बोला, देयर हैज बीन डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड बॉन्ड जो था 1 करोड़ था, ठीक है, इसका ना डिमिनिशन हो गया, कितना हो गया, इसका वैल्यू 20% से गिर गया, मतलब कितना हो गया 1 माइनस 20% हो गया, कितना हो गया 0.8 हो गया, तो ये भी मेरा ये नहीं काम आएगा 0.8 आएगा, ठीक है, सब वैल्यू चेंजेस हो रही है, ठीक है, देख रहा हूँ मैं कैसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, पहले मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, फिर उसी में मैं आंसर बना रहा हूँ, ये समझ में आया। अब देखो पूरा गेम पलटी करती है। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर कॉस्ट, बोला अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज है ना उसको कॉस्ट पे ही रखो, वो जैसा था ना वैसे ही रखो। हमने क्या किया था 100 को 106.5 पे लेके आया था, मतलब ये 4.5 को 4.7925 पे लेके आया था, वो बोला नहीं ऐसा मत करो, इसको ना कॉस्ट करो, ये लाइन नहीं लिखा होता ना मैं 4.7925 लेता था, लेकिन अभी यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ, क्या बोल रहा है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को कॉस्ट पे रखो, तो जो बोल रहा है वही करेंगे ना, क्यों अपना दिमाग लगाने का, मत लगो, तो इसको ना मिटा दो, खत्म बात, ये मत लो।
जो तुम्हारा था वही चाहिए, 4.5 का 4.5 रहने दो, ठीक है। ये समझ में आया मैंने क्यों किया, तुमको क्यों ऐसा बताया, क्योंकि तुमको पता रहेगा कि क्या हम लोग मतलब यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन जब पूरा पढ़ लिया तो चेंजेस क्या आप एग्जाम में नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लो पहले, ठीक है। तो ऐसा करने का यहाँ पे ये 4.5 हो गया, चलो ये डन हो गया। अब देखो और कोई चेंजेस है, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया, इतना ही चेंजेस था। अब देखो जब मैं नेट एसेट वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, 46 कैश शेयर्स का ले लिया वैल्यू, फिर कैश ले लिया 1.23, लिस्टेड का ले लिया 8, अनलिस्टेड का ले लिया 0.8 एंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज ले लिया 4.5, डिविडेंड अक्रू ले लिया 0.8, सब कुछ ऐड कर दूंगा तो मुझे बताओ इसका वैल्यू टोटल कितना आएगा, बताओ। ये ऐड करो, 46 प्लस 8 प्लस 0.8 प्लस 1.23 क्या छोड़ गया, प्लस 4.5 प्लस 0.8, ये कितना हो गया 61.33, ठीक है। ये हो गया 61.33 और लायबिलिटी कितना माइनस हो जाएगा ना, बताओ ये लायबिलिटी कितना, 6.32 प्लस 0.75, ये कितना आ गया 7.07, ठीक है। तो देयरफॉर नेट असेट तुम्हारा कितना आ जाएगा, नेट असेट 61.33 माइनस 7.07, ये बताओ कितना आ जाएगा, 61.33 माइनस 7.07, ये आ जाएगा 54.26, ठीक है। ये करोड़ में, करोड़, ठीक है। तो देयरफॉर नेट असेट वैल्यू पर यूनिट, ये एक तो आ गया पर यूनिट, अब बताना है, ठीक है। तो टोटल यूनिट कितना है, टोटल यूनिट कितना है, अब देखो यहाँ पे 20 लाख है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, मान लो 54.26 डिवाइड बाय 20 कर देंगे, ऐसा करेंगे। देखो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये करोड़ में, ये लैक्स में नहीं कर सकते हो ना, तो क्या करोगे, या तो 20 लाख को इन करोड़ में लेके आओ, या तो इसको पूरा का पूरा वैल्यू लिखो, तो इसको पूरा का पूरा वैल्यू लिखो ना, 54.26 करोड़, इसको लिखो पूरा का पूरा 54 करोड़ 26 लैक्स, ऐसा लिख लो और डिवाइड बाय 20 लैक्स लिख लो, ज्यादा दिमाग लगाने के, इन करोड़ लागो गलती हो जाएगा ना, तो डिवाइड बाय 20 लैक्स। अब करो 271.3 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये एनएवी पर यूनिट पूछा था, डन। समझ में आया, कुछ था कुछ नहीं था, मैंने क्या किया, सारे एसेट वाले एसेट साइड में लिख दिया यहाँ पे, और लाइबिलिटी वाले साइड लिख दिया, ये तुम्हारा लाइबिलिटी, ये तुम्हारा एसेट, तो एसेट को एसेट साइड में लिख दिया, फिर बाद में जो चेंजेस वाले वैल्यू थे, जो चेंजेस हुआ था वो सब कंसीडर किया मैंने, ठीक है। और फिर बाद में वो वैल्यू लिया मैंने नेट एसेट का कैलकुलेशन करने के लिए, तो 61.33 आ गया एसेट वैल्यू और लायबिलिटी 7.07, तो माइनस क्या नेट एसेट आ गया 54.26 करोड़, तो इसको डिवाइड कर दिया मैंने 20 लाख वैल्यू से, तो आ गया 271.33 तुम्हारा नेट एसेट पर यूनिट, ठीक है। समझ में, डन। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, चलो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है, हैड अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 20 रुपीज, ठीक है, उसका नेट एसेट वैल्यू कितना है 20 रुपीज है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ उसका पर यूनिट वैल्यू है 20 रुपीज, ठीक है। आगे देखो, उसने मेड इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखो इन्होंने क्या किया, इनकम एंड कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूट किया किसको, अपने यूनिट होल्डर को, कितना कितना, देखो इनकम 0.0375 डिस्ट्रीब्यूट किया एंड 0.03 किया डिस्ट्रीब्यूट पर शेयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ओके, ड्यूरिंग द मंथ। एंड देखो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से समझ में आता है कि उसने ना क्या किया, पास ऑन किया किसको, अभी देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं हूँ म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, अभी यहाँ पे जहां भी इन्होंने इन्वेस्ट किया वहां से इनको पैसा हुआ रहेगा, इनकम हुआ रहेगा, तो अभी ये इनकम हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, मेरे जेब में कितना आया, देखो इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया 0.0375, तो मेरे जेब में आया 0.037। अच्छा मैंने स्टार्ट में कितना पैसा इनको दिया था, सिर्फ 20 रुपया दिया था, एक ही शेयर समझ लिया था, तो मैंने ना इनको 20 रुपया दिया था, ठीक है, 20 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था, इतना रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो इन्होंने मुझे कितना दिया 0.0375 दिया और प्लस 0.03 शेयर दिया रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द मंथ, और 0.03 रुपीज भी दिया, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ, एक मंथ का इनकम बता रहा है, ठीक है, 0.03 रुपीज दिया, तो मुझे मेरे पास टोटल इनकम कितना आ गया बताओ, 0.0375 प्लस 0.03, मेरे पास टोटल इनकम आ गया 0.0675, ये मेरे पास टोटल इनकम आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड देन एंडेड द मंथ विद नेट एसेट वैल्यू ऑफ 20.06, और ये जो नेट एसेट वैल्यू है ना 20, इसका वैल्यू 20.06 हो गया मंथ के एंड में, मैंने जब खरीदा था ना तो एक शेयर का वैल्यू 20 था, एक यूनिट का वैल्यू समझ लो, और जब मैंने बेचा समझ लो बेच दिया, ठीक है, तो इसने तभी तो बोल रहा मंथली रिटर्न निकालने बोला, समझ लो मैंने बेच दिया, तो मैंने 20.06 में बेच दिया, तो यहाँ पे भी तो मैंने इनकम कमा लिया, कितना कमा लिया, देखो
20 रुपीज का यूनिट था, एक यूनिट का वैल्यू, जब मैंने आज बेचा तो 20.06, मतलब कितना पैसा मिला 20.06 प्लस माइनस 20, तो मुझे बेनिफिट यहाँ और कितना हुआ प्लस 0.06 का बेनिफिट हुआ, ठीक है 0.06 का बेनिफिट हुआ। ये कैसा है, ये देखो ये ऐसा है, वैल्यू कितना हो गया 20.06 हो गया ना, देखो ये कैसा है 20.06 वैल्यू हो गया आज, और मैंने जब खरीदा था 20, तो मेरे को बेनिफिट हो गया ना। इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू एट द एंड, नेट एसेट वैल्यू एट द बिगनिंग, ठीक है एनएवी 1 एनएवी 0 ऐसा करके फॉर्मूला छोड़ो लगाने का, ठीक है। तो एनएवी एट द एंड एनएवी एट द बिगनिंग, ठीक है। तो मैंने खरीदा था 20 में और बेचा 20.06 में, तो 0.06 का बेनिफिट हुआ, ये एनएवी के ऊपर बेनिफिट हुआ, और बाकी ये दो तो मेरे को कंपनी ने दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने दिया कमा के, तो 0.0675। तो मेरे को टोटल अर्निंग कितना हो गया बताओ मुझे, टोटल अर्निंग कितना हो गया, ये टोटल अर्निंग हो गया प्लस 0.0675 0675, ठीक है। तो मुझे टोटल अर्निंग है 0.1275, ठीक है। मैंने पैसा कितना डाला था, मैंने पैसा तो 20 रुपए डाला था, और कमाया कितना, इतना कमाया टोटल, ठीक है। तो देखो 0.1275 कमाया आउट ऑफ 20 रुपीज डाल के, ठीक है। तो मैंने कितना परसेंट कमाया बताओ, डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो मैंने कमाया 0.6375%, कितना मैंने कमाया, तो देखो निकाल लो 20 का, निकालो 20 का 0.6375% निकालो, ये आ गया 0.1275, ठीक है। इसको यही बोलते हैं रिटर्न, इसने मंथली रिटर्न निकालने वाला, तो देयरफॉर मंथली अरे यार ये क्या हो रहा है, ये मंथली रिटर्न है, ठीक है। अगर बोलेगा ईयरली रिटर्न निकालने, तो इसको इंटू 12 कर दो, इंटू 12 कर दो तो आ जाएगा इंटू 12, तो 7 देयरफॉर ईयरली रिटर्न, ईयरली अगर निकाल दो, नहीं पूछा तो क्या होगा, निकाल दो 0.6375 इंटू 12, ये मंथली का है तो इंटू 12 कर दो तो साल भर का आ जाएगा 7.65%, ठीक है। तो दोनों ही मैंने निकाल के बता दिया, ये हो गया मंथली रिटर्न, ये हो गया तुम्हारा ये, समझा। रिटर्न निकाल, देखो कभी भी रिटर्न, देखो तुम खुद ही सोचो ना, तुमने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा, ठीक है। तो तुमको 3 तरह की इनकम आएगी, स्टार्ट में मैंने बताया था, पहले तो डिविडेंड आएगा, कौन म्यूचुअल फंड कंपनी तुमको देगी, डिविडेंड वही इनकम बोलते हैं, इनकम नाम से, ठीक है। फिर कैपिटल गेन तुमको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब कैपिटल गेन मतलब क्या, उन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है ना, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो वो लोग बेचेंगे तो उनको कैपिटल गेन होगा। समझ लो इन्होंने 100 रुपए में कोई 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसका वैल्यू 1.5 लाख हो गया, 50,000 का कैपिटल गेन हो गया ना, तो तुमको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सब नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो तुमको कैपिटल गेन में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो 2 तरह का इनकम हो गया। और तीसरा इनकम तुमको खुद होता है, जब तुम उसका यूनिट बेच देते हो, तो जब तुमने खरीदा था उतने कितने में खरीदा था माइनस जितने में तुमने बेचा, तो एनएवी एट द बिगनिंग और एनएवी एट द एंड, ठीक है, दोनों का डिफरेंस तुम्हारा एनएवी में डिफरेंस वो तुमने कमाया, ठीक है, वो तुमने होल्ड किया था, तो उसकी वजह से तुमको इनकम हुआ, ठीक है। तो 2 तरह का इनकम होता है, 3 तरह का इनकम होता है, ठीक है, समझ में आया। तो तीनों इनकम मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो टोटल इनकम 0.1275 हुआ मुझे आउट ऑफ 20 रुपीज, तो इंटू 100 करके आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ तुम्हारा रिटर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखो एन इन्वेस्टर परचेज 300 यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड 12.25 पर यूनिट ऑन 31 दिसंबर 2009 को। देखो उसने ना 31 दिसंबर को, मतलब किसने, अभी देखो ये इन्वेस्टर है, ठीक है, इसने क्या किया 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2000 कौन सी 9 की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, एज ऑन 31 दिसंबर 2010 कितना, अच्छा 300 यूनिट्स इसने परचेस किया, तो म्यूचुअल फंड कंपनी थी, ये म्यूचुअल फंड कंपनी थी, इसने इसको कितना पैसा दिया होगा, 300 यूनिट्स खरीदा 12.25 में, तो 300 यूनिट्स खरीदा इंटू 12.25 में, तो कितना पैसा दिया होगा 300 इंटू 12.25, कितना पैसा दिया 3675, तो इसको पैसा दिया 3675, मतलब इसने इन्वेस्ट कितना कर दिया, इस पर्सन ने इन्वेस्ट कितना किया 3675 इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, आगे जहां पे इन्वेस्ट करना करो, ठीक है। इसके पास यूनिट होल्ड करता है, यूनिट है इसके पास 300 यूनिट ये होल्ड करता है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके पास 300 यूनिट है इस म्यूचुअल फंड कंपनी के। अब आगे देखो क्या होगा, ही हैज रिसीव्ड, हाँ 2009 है, ठीक है। अभी देखो 31 दिसंबर 2010 की बात करें, मतलब आफ्टर वन ईयर ही इज रिसीव्ड 1.25 एज ए डिविडेंड एंड 1 एज ए कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसको क्या हुआ 1.25 रुपीज मिला पर यूनिट, ठीक है, क्या मिला डिविडेंड मिला और 1 रुपीज कैपिटल गेन मिला, ठीक है, पर यूनिट। तो इसको कितना इंटू 300 यूनिट इसके पास होल्ड करता है, तो 300 यूनिट इंटू 1.25 और 300 यूनिट 1, ये टोटल उसको इनकम मिला, ठीक है।
रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इफ द एनएवी ऑन 31 दिसंबर 2010 इज 13 रुपीज। क्या बोल रहा है, पहले बताओ कि रिटर्न निकालने, अगर एनएवी 13 रुपीज चल रहा है 31 दिसंबर 2010 को, अभी समझ लो मैंने इन्वेस्ट किया होगा, तो मैं अपना एक साल के बाद इनकम टोटल कैलकुलेट करूंगा, तो देखो मुझे ना डिविडेंड मिला, डिविडेंड कितना मिला, देखो यहाँ पे लिखा है he has received 1.25 डिविडेंड पर यूनिट। ठीक है, मेरे पास कितना यूनिट है, मेरे पास तो 300 यूनिट है ना, तो मेरे को 1.25 डिविडेंड मिला, तो मुझे टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा, जितना तुमने यूनिट होल्ड किया 300 यूनिट होल्ड किया इंटू 1.25 375 का मुझे डिविडेंड मिला। इतना समझ में? यस सर। आगे देखो, कैपिटल गेन मिला 1 रुपीज पर यूनिट, तो 1 रुपीज पर यूनिट कैपिटल गेन भी हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया, 300 यूनिट में होल्ड करता हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा 300। ठीक है, तो मुझे यहां से अर्निंग कितना हुआ, ये मुझे कैपिटल गेन मिला, कितना हुआ 675, इतना मुझे पैसा मिला। ठीक है, ये मुझे तो इनकम मिला। अब देखो 31 दिसंबर को मैंने यूनिट बेच दिया, ठीक है, कितना रुपीज हो गया, 13 रुपीज हो गया। ठीक है, 13, तभी ना रिटर्न पूछ रहा है, रिटर्न पूछ रहा है मतलब तुमने बेच दिया होगा, 13 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, तो तुमने खरीदा कितने में था, देखो खरीदा तो तुमने 12.25 में और बेचा तुमने 13 रुपीज में, मतलब कितना बेनिफिट हुआ, तो देयरफॉर बेनिफिट फ्रॉम एनएवी 13 रुपीज में बेचा और खरीदा था 12.25 बराबर, 12.25 में 13 रुपीज में बेचा, तो तुमको कितना बेनिफिट हुआ, इंटू 300 यूनिट था ना, तो 13 माइनस 12.25। ये सब तो सिंपल चीज है यार, ये सब तुम लोग खुद करते हो, नहीं भी करते हो तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब एसएफएम क्या एसएफएम 225। ठीक है, तो ये तुमको दो अर्निंग हुआ, तीन अर्निंग, एक ये हुआ डिविडेंड कैपिटल गेन, तो ये दो अर्निंग है, और थर्ड अर्निंग एनएवी से हुआ। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल अर्निंग 675 प्लस 22 नहीं कितना ये 13 माइनस 12.25 इंटू 300 225। ठीक है, तो 225 तो टोटल अर्निंग कितना हो गया, प्लस 675, टोटल अर्निंग हो गया 900 रुपीज। ठीक है, 900 रुपीज हो गया, और तुमने इन्वेस्ट कितना किया था, देखो ना इन्वेस्ट तुमने कितना किया था, 3615 इन्वेस्ट किया था ना, देखो ना 300 यूनिट खरीदा था 12.25, 3615 इन्वेस्ट किया था ना, और अर्निंग हुआ तुमको 900 रुपया। देयरफॉर रिटर्न ये एक साल का है ना, तो पर एनम ऑटोमेटिकली पर एनम ही आ रहा है। 900 अर्निंग किया, आउट ऑफ तुमने इन्वेस्ट किया था 3675, तो रिटर्न कितना हो गया 24.49%। ठीक है, ये समझ में आ गया, 24.49%, ये रिटर्न हो गया, ये हो गया फर्स्ट वाला कैटेगरी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, एक सेकंड। चलो पेज ऐड कर देते हैं। सेकंड को बहुत डिफरेंट कलर से। ठीक, चल ये देखो अभी क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 इफ all the dividends and capital gain distribution are reinvested into additional units of the fund at 12.50 per unit। अब क्या बोल रहा है कि ये जो तुमको डिविडेंड मिला और ये जो तुमको कैपिटल गेन मिला, तुम लेके बैठे नहीं, तुमने उसको कैश नहीं ले लिया, कंपनी को क्या बोला मालूम है, उसको ना वापस से री इन्वेस्ट कर दो, जितना भी एनएवी चल रहा रहेगा। ठीक है, उस टाइम पे एनएवी कुछ और चल रहा था ना, तुमने तो 12.25 में स्टार्ट में खरीदा था, तुमने 12.25 में 12.75 क्या 12.25 तुमने स्टार्ट में 12.25 में खरीदा होगा, लेकिन हो सकता है चेंज हो गया हो ना बाद में, जब तुमको डिविडेंड मिल रहा है तो मार्केट में चेंजेस आएगा, तो उनका एनएवी भी चेंज हुआ रहेगा। तो तुम क्या बोल रहे मालूम है कंपनी को, ये जो 675 रुपीज है ना, जो डिविडेंड और कैपिटल गेन है, इसको ना वापस से री इन्वेस्ट कर दो, मतलब मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, इसको वापस इन्वेस्ट कर दो, मुझे यूनिट दे दो। ठीक है, मुझे यूनिट दे दो। तो उसने क्या बोला कि ओके यूनिट दे देंगे, तुमको यूनिट मिलेगा 12.5 यूनिट रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, मतलब
जो एडिशनल तुमको यूनिट मिलेगा ना, वो उस टाइम पे एनएवी 12.5 चल रहा है, तो तुमको अब सामान खरीदने का है ना, मतलब तुमको यूनिट खरीदना है ना, तो एक यूनिट तुमको 12.5 रुपीज में मिलेगा। बोलेगा, वो बोला ओके ओके चलेगा। तो देखो इसको डिविडेंड और कैपिटल गेन से पैसा कितना मिला था। ठीक है, ये तो जादू है, ये तो जादू है। मस्त है ना जादू। अरे हिट, हिट 675। ठीक, डिविडेंड और कैपिटल गेन देखो, डिविडेंड और कैपिटल गेन से तुमको कितना मिला था, 675 रुपीज मिला था। अब ये बोला वापस से मुझे री इन्वेस्ट करना है, तो री इन्वेस्ट करेगा, देयरफॉर यूनिट्स रिसीव्ड आफ्टर री इन्वेस्टमेंट। तो तुमने 675 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और एक एक तुमको अगर सामान खरीदने का है तो कितने रुपीज में मिलेगा, 12.50। एक यूनिट खरीदना है तो 12.50 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, तो तुमको टोटल यूनिट कितना मिलेगा, 675 डिवाइड बाई 12.5, तुमको यूनिट मिलेगा 54 यूनिट। ठीक है, तुमको पैसा नहीं चाहिए, तुमको पैसे की भूख नहीं है, तुमको यूनिट चाहिए, तो यूनिट की भूख है तुमको। ठीक है, तो तुम्हारे पास यूनिट कितना था, तो देयरफॉर टोटल यूनिट कितना है, तुम्हारे पास 300 था और तुमको 54 और मिल गया, तो तुमको 354 यूनिट्स मिल गया। तुम क्या सोच रहे हो मालूम है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो एट द एंड में जब एनएवी का भाव बढ़ेगा ना, तो मैं बेचूंगा तो उससे मैं कमाऊंगा। ठीक है, इससे ये सब इंटरप्रेटर इनकम नहीं चाहिए, डिविडेंड ये सब इनकम नहीं चाहिए, मैं ना एनएवी में गेम खेलूंगा। ठीक है, ऐसा तुम सोच रहे होगे। ठीक है, तो अब बोल रहा अब रिटर्न बताओ कि देखो 31 दिसंबर को वैल्यू 30 नहीं है, मतलब जो एनएवी जो 31 दिसंबर को पूछ रहे हैं ना एनएवी निकालने, उस दिन तो वैल्यू एनएवी 13 रुपीज चल रहा है। ये बता रहे कि तुमको 12.5 में तुमने कन्वर्ट किया, मतलब उसको री इन्वेस्ट किया। जब इतना पैसा वापस बोलोगे तुम सर ये तीसरा इनकम बेनिफिट फ्रॉम एनएवी, ये भी तो अरे बेच दिया तो जाके 225 का इनकम हुआ, तो जब बेच दिया तो कहां से तुम री इन्वेस्ट कर रहे हो। री इन्वेस्ट की बात ही नहीं, री इन्वेस्ट क्या क्या करोगे तुम, डिविडेंड और कैपिटल गेन पे री इन्वेस्ट करोगे। ये इनकम तो तुमको तब होगा जब तुम बेचोगे, और जब तुम बेच दोगे तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये दो इनकम में तुम्हारा री इन्वेस्ट होगा, जो तुमको डिविडेंड मिला, जो कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, तो तुमको दो, और गोल भी यहाँ पे वही रहा है कि डिविडेंड और कैपिटल गेन को भी री इन्वेस्ट किया 12.5 रुपीज में, तो तुम्हारे पास अब यूनिट हो गया 354। अब मुझे बताओ जब तुमने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्ट कितना किया था, 300 यूनिट इन्वेस्ट किया था 12.25 में, मतलब 3675 इन्वेस्ट किया था। हाँ, और जब तुम बेच दोगे तो बेचने के टाइम पे रिसीव्ड रिसीव्ड कितना हुआ तुमको आफ्टर सेलिंग। तो तुम जब बेचोगे तो तुम्हारे पास 300 यूनिट थोड़ी ना, अब तो तुमने री इन्वेस्ट कर दिया, तो तुम्हारा यूनिट तो बढ़ गया ना, तुम्हारे पास 354 यूनिट है। इंटू कितने रुपए बेचोगे, 13 रुपीज चला ना 31 दिसंबर 2010 को, देखो ना 31 दिसंबर को 13 रुपीज चला, उसी दिन का तो एनबी है, तो उस दिन ही तुम रिटर्न पूछ रहे, तो तुमको पैसा कितना मिलेगा, तुम बेच दोगे तो तुमको पैसा मिल जाएगा 4602। तो देर फोर रिटर्न कितना, अब तुमको रिटर्न कितना हुआ, तुमने कितना कमा लिया, 3675 माइनस कर दो, तुमको 927 का रिटर्न हुआ। ठीक है, तो देर फोर परसेंटेज ऑफ रिटर्न बता दो कितना, 927 रुपीज कमाया आउट ऑफ कितना इन्वेस्ट करके, 3675 इन्वेस्ट करके, 3675 इन्वेस्ट किया था ना भाई। चलो 927 डिवाइड बाय 3675 इंटू 100 कितना 25.22। देखो तो इसमें ज्यादा ज्यादा तुमको अर्निंग होता है, क्योंकि तुम क्या करो, तुम पैसा अपने पास नहीं रखे, कंपनी को देगी कि कंपनी तुम उससे कमाओ, क्योंकि कंपनी को ज्यादा दिमाग है, वो ज्यादा कमाएगी। ठीक है, तुम ज्यादा नहीं कमाओ, तुम अपने पास रखो, खर्चा कर दोगे। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या बोला कि मुझे नहीं चाहिए 675 रुपीज, आप अपने पास रखो, जितना यूनिट देना चाहते हो दे दो। तो उसने बोला 12.5 रुपीज चल रहा है पर यूनिट, तो तुमको उस हिसाब से यूनिट मिल जाएगा। तो उसने बोला ओके, तो तुमको यूनिट मिला 54, तुम्हारे पास था 300, मिल गया 54 एक्स्ट्रा। ठीक है, 354 यूनिट तुमने इनकम नहीं लिया, इनकम की जगह पर यूनिट ले लिया, तो अब तुम्हारे पास 354 यूनिट हो गए। अब तुम बेचने जाओगे 13 रुपीज पर, तुमको 4602 रुपीज मिलेगा, और 300 यूनिट तुम्हारे पास पहले से था। ठीक है, तुमने इन्वेस्ट कितना किया था, तुमने इन्वेस्ट किया था 12.25 पे, 3675 तुमने इन्वेस्ट किया था, तो तुमको 927 का रिटर्न हो गया। अब रिटर्न हो गया तो तुम्हारा परसेंटेज कितना आ गया, कर 25.22% आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। समझा समझा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे तुम कर लेना। ठीक है कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे क्या, अरे यार, अरे मैं करा दूंगा,
मेरे को बताया तो करो यार, तुम लोग कुछ नहीं बताते हो, तुम लोग कुछ भी नहीं बताते हो। मुझे तो क्या बोलूं, छोड़ो, तुम लोग कुछ बात ही नहीं करते हो, मैसेज ही नहीं करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, कुछ पता कैसे चलेगा। अरे एक वैसा मतलब ऐसा लगना चाहिए हाँ पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो। अभी वर्चुअल है तो क्या हुआ, ऐसा लगना चाहिए ना कि यार तुम इंटरेक्ट करो, तुम लोग कुछ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो कैसे कैसे चलेगा, मुझे बताओ ना। तकलीफ यहीं पे होता है, तुम लोग ना बातें करते हो, ना कुछ समझ में आता है कि क्या तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है, कितना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा लेके बात करूं, अरे मैंने ऐसा बोला क्या, नहीं ना, तुम करो ना, बात करो कि सर इतना बाकी है, ऐसा हो रहा है, इतना पढ़ाई चल रहा है, कैसे, वो सब तुमको बताना चाहिए तुमको सामने से। मैं कैसे पूछूं, मैं तुमको मैसेज करूँ क्या, सामने से मैसेज करूँ क्या, तुमको इतना बोल रहा तो तुमको करना, तुमको मैसेज करना है सर मेरा इतना ये चैप्टर हो गया, अभी देखो मर्जर इक्वेशन पढ़ा गया हो गया, ठीक है, तुम उसका टेस्ट दे ही नहीं रहो, तो नहीं कर रहे हो ना ये सारी चीजें। अब ये सब चीजें नहीं करोगे, खुद के ऊपर सब कुछ करोगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा तुम्हारा। फिर बाद में तुमको एट द एंड ना तकलीफ आएगा, फिर तुम क्या करोगे, फटाफट रिविजन लेक्चर देखोगे, ये सब देख के चले जाओगे। तुमने प्रैक्टिस की ही नहीं, जब प्रैक्टिस किया ही नहीं, होमवर्क किया ही नहीं, तो कैसे होगा। स्कूल में जैसा बचपन में होता था ना, हर एक चैप्टर पढ़ते थे, फिर उसका टेस्ट देते थे, फिर उसका क्या होता था, हमारे अच्छे से मार्क्स आते थे, 80-90% ऐसे ऐसे आते थे, कैसे आते थे, तो वो सब तुम खुद ही सोचो ना कैसे आता था। तुम खुद पढ़ाई करते थे, एवरीडे होमवर्क करते थे, नहीं पढ़ते तो स्कूल में क्या मार पड़ता था, यहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पे मैच्योर हो चुके, तो तुम अपने हिसाब से चल रहे हो, अपने हिसाब से चलोगे तो तुम अपने हिसाब से तुम्हारे मार्क्स भी आएंगे, समझ रहे हो। तो वैसा तुमको ना, अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुमको क्या करना चाहिए, मेजर क्वेश्चन हो गया, तुम जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया, होमवर्क करके मतलब मैसेज कर दो कि सर हो गया, हमने ना सारे क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, तो सर इसका ना वीडियो बना के भेज दो। तो मैं क्यों नहीं बना के भेजूंगा, बना के भेजूंगा ना। तुमको नहीं कहीं कोई क्वेश्चन ना, तुम बताओ मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा तो अच्छी बात है, आ रहा तो भी बताओ कि सर मैंने कर लिया, इतनी सारी चीजें मेरी हो गई। तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ मेरा काम पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ा के देखो पढ़ा के मजा आता है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ बच्चा पास है वो इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई कहाँ कौन से स्टेज पे चल रहा है। तो वैसा तुमको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो जाके अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से होगा और अपना एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो तुमको वो सब चीजें करनी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, नहीं कर रहे तो अलग बात है। अब अब तो क्या बोलूं, मैं तो कितना बोल रहा हूँ, हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ, नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 5 ये सेम का सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको होमवर्क कर लो, नहीं आएगा तो बताओ मेरे को। होमवर्क सेम 4th के ऐसा है, ठीक है। और चलो ये कौन सा है, ये भी सेम ही लग रहा है, चलो मैं करा दूंगा। 6 7th अपन कर लिए, 8th कर लिए, 9th भी कर लिए, 10th 11th ये सब मैं कराता हूँ, ठीक है। अब जो जो भी क्वेश्चन बच गया ना वो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कर लेंगे, जो बचा हुआ सब हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बड़े बड़े क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। अब जो बचे हुए ना कर लेंगे हम लोग, जो तुमको सिग्नल लगता है करो, और जो नहीं आता मुझे बताओ, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ लास्ट एपिसोड रहेगा, सेकंड एपिसोड 2 एपिसोड में लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल सुबह तक वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, इसको आज डाल देता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं, टाटा, चलो मिलते हैं।